बैक फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल मूव ऑन स्टडी। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के सामने रेलवे एनटीपीसी सेट नंबर 11 लेके आऊँ रुक्मणी प्रकाशन का। इससे पहले मैं सेट नंबर 10 को अपलोड कर चुका था और फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बीच क्लास नहीं दे पाया, तो उसके पीछे रीज़न आप लोग देख सकते हैं बैकग्राउंड में, यानी कि मैं कल घूमने के लिए पहली बार राजगीर गया था। तो चलिए आज मैं आप लोगों के बीच में सेट नंबर 11 को स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जो आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस होगा। इससे पहले सेट नंबर 10 को मैं 100 क्वेश्चन को मैं सारे के सारे सॉल्यूशन करवा दिया हूँ। तो चलिए सेट नंबर 11 का फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन इज रहा, तो देखिए रीजनिंग से स्टार्ट हो रहा है, काफ़ी अच्छी बात है। देखते हैं क्वेश्चंस क्या है और उसी के अकॉर्डिंग मैं बताऊंगा। बहुत सारे क्वेश्चंस को मैं पूरे डीपली बता दूंगा, बहुत कुछ क्वेश्चन को मैं केवल स्किप कर दूंगा ताकि आप लोग इजी कर सकें। तो देखिए पहला क्वेश्चन ये रहा, सेट नंबर देख लीजिए, सेट नंबर 11 है, ठीक है। तो अक्षरों सी के में प्रत्येक अक्षर का लेवल एक बार उपयोग करके कितने अंग्रेजी के अर्थपूर्ण शब्दों का निर्माण किया जा सकता है। यहाँ पे फ्रेंड्स आप लोगों को देखिए सी के का बोल रहा, क्लियर है। तो आप लोगों को देखिए यहाँ पे सी के आई के का यूज करना क्लियर है। अब यहाँ से आप लोग एक शब्द बनाइए जो एक इंग्लिश वर्ड्स बन सकता है। तो ऑलमोस्टली अगर हम लोग यूज करेंगे तो किक का यूज कर सकते हैं ना। किक यानी क्या होता है, तो लात मारना होता है। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो केवल एक बनेगा, तो ऑप्शन है बिल्कुल। तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक करेंगे, ऑलमोस्टली केवल A1 होगा, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, आप लोग का सिलोलिज्म का क्वेश्चन है। कुछ हैंडल सलाखें हैं, सभी सलाखें डांडियां हैं, कोई डंडी छड़ी नहीं है। तो चलिए बनाते हैं। देखिए कुछ हैंडल की बात करते हैं, मान लीजिए कुछ हैंडल, ये कुछ हैंडल सलाखें हैं। तो चलिए कुछ हैंडल सलाखें हैं, चलिए मान लीजिए सलाखें हैं। अब क्या लिखा, सभी सलाखें डांडिया है। तो सभी सलाखें को डांडिया मान लिया, यानी कि डी फॉर डांडिया मान लिया। कुछ डंडी छड़ी नहीं है। तो चलिए कुछ डंडी को हम लोग छड़ी नहीं मानते, यानी कि यहाँ पे डंडी आपका जो था ना, इसको डंडी मान लिया, ठीक है, छड़ी नहीं है। तो अब देखिए पहला ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देखिए कंक्लूजन क्या लिखा है इसका। कुछ हैंडल डांडिया है, तो देखिए हैंडल आप लोग का डांडिया बिल्कुल है, तो पहला आप लोग सही कर दीजिए। सेकेंड, कोई सलाका छड़ी नहीं है, तो देखिए कोई सलाका छड़ी, छड़ी तो डंडा बोले थे ना, इसका कोई रिलेशन नहीं है, तो बिल्कुल ऑलमोस्टली ये भी सही है। तो दोनों आप लोग का सही रहेगा। आई थिंक देखिए तो निष्कर्ष 1 और 2 दोनों सही करे, अनुसरण करेगा। तो आई थिंक ऑप्शन नंबर डी को क्लिक करेंगे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए संयोजन के दर्पण से निर्मित प्रतिबिंब में सर्वाधिक मिलता जुलता है। आई थिंक फ्रेंड्स आप लोग को मिरर इमेज में देखना, मैं हमेशा बताता हूँ मिरर इमेज जब भी देखिए तो अपोजिट करना, लेफ्ट को राइट और राइट को लेफ्ट कर दीजिएगा। तो ये आप लोग को ई लिखिएगा, फिर आप लोग को इस स्टेप से एस लिखना पड़ेगा और ऑलमोस्टली यू लिखना पड़ेगा, फिर बी को अगर लिखते स्टेप से करना पड़ेगा, अब ए को लिखते स्टेप से करना पड़ेगा। तो अगर ऑप्शन पे फोकस करते हैं या कंसंट्रेट करते हैं तो ऑप्शन नंबर देखिए बी आप लोग का आंसर हो जाएगा, क्लियर है। चलिए एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसमें आप लोग को 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें 3 किसी प्रकार से समान और एक असंगत है। उस असंगत अक्षर समूह के चयन करें। तो फ्रेंड देखिए ध्यान दें, असंगत अक्षर समूह उस अक्षर समूह में व्यंजनों स्वरों की संख्या या उसका स्थान पर आधारित नहीं है। तो देखिए आप लोग को देखना होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखना चाहिए कि देखिए पहला का के लिख रहा, फिर ई लिख रहा, ए वाई लिख रहा। आई होप आप लोग को देख रहे होंगे। तो देखिए के से ई के बीच टोटल -6 का डिफरेंस है, ए से ई के बीच का डिफरेंस -4 है, ए से वाई के बीच का डिफरेंस -2 है। एंड नेक्स्ट CWSR, तो CWSR का डिफरेंस देखेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल C से W के बीच डिफरेंस देख रहे हैं तो -6 का है, और W से S के बीच -4 का है, S से R के बीच -1 का है, क्लियर है। एंड वेरी नेक्स्ट, तो लिख रहा आप लोग का MGCA लिख रहा है, MGCA। तो चलिए देखते हैं क्या लिख रहा है, उसके अकॉर्डिंग बताऊंगा आप लोग को। पहला देखिए M से G के बीच में -6 हो गया, G से C के बीच में अगर देखें तो -4 है, और C के बीच में -2 है, क्लियर है। यहाँ भी देखिए -2 है, -2 जा रहा। अब लास्ट देखते हैं, इसमें केवल -1 जा रहा। तो ऑलमोस्टली का देखिए ना, तो ऑप्शन नंबर बी को आप लोग अभी तक क्लिक कर सकते हैं, लेकिन कंफर्म होने के लिए SMIG में भी देखेंगे। तो S से M के बीच डिफरेंस -6 का हो जाए, यहाँ भी देखें -4, यहाँ भी 2, तो जी था ये। तो आई थिंक देखा है तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को ईजी लगा होगा। यदि ए का अर्थ डिवाइड, बी का अर्थ मल्टीप्लाई, सी का अर्थ प्लस एंड डी का अर्थ माइनस है तो निम्नलिखित परिणाम 1049 होगा। तो फ्रेंड्स इसमें अगर ऑप्शन नंबर 1 ट्राई करते, देखिए 94 है, बी का अर्थ लिख रहा मल्टीप्लाई कर 11, डी का अर्थ आप लोग का लिख रहा माइनस कर दिए 180। आई होप आप लोग, फिर ए के यहाँ पे लिख रहा डिवाइड कर दिए, फिर 4, सी का अर्थ लिख रहा +60। चलिए बोर्डमास के तरीके से सॉल्व करिए। 94 को 11 से गुना करेंगे, 9 4 13 यानी कि 1034 आ जाएगा। उसके बाद हम लोग इसको डिवाइड करेंगे, ऑलमोस्टली 45 आएगा +60। अगर आप लोग इसको पूरे के पूरे सॉल्व करेंगे तो देखिए 1049 आएगा। आई थिंक आप लोग का आंसर ऑप्शन नंबर ए ही आ गया, तो ऑप्शन नंबर ए में सूटेबल हो गया, क्लियर है। चलिए एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, 32 61 90 119 177। तो चलिए इसको देखते हैं क्या लिख रहा है ये। तो फ्रेंड्स इसमें आप लोग को यूज करना होगा। सबसे पहले 32 में अगर हम लोग 29 को ऐड करेंगे तो 61 होगा, फिर 61 में अगर हम 29 को ऐड करेंगे तो 90 होगा, जस्ट लाइक सेम। फिर हम लोग 29 को ऐड करेंगे तो 119 होगा, और लास्ट फिर हम लोग यानी 119 में से 29 को ऐड करेंगे तो 148 होगा। तो आई थिंक ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे।
प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पौधे किस प्रकार की ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है? तो देखिए, पौधे किस प्रकार की ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं? तो ऑलमोस्टली इसका राइट आंसर होगा सौर ऊर्जा को फोटोन रूप में करते हैं, सौर ऊर्जा को फोटोन में। तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। क्लियर है? तो फ्रेंड्स याद रखिए, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पौधे सौर ऊर्जा को फोटोन के रूप में रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। क्लियर है? अब क्वेश्चन आता है इसके लिए किस चीज़ का आवश्यकता होता है। देखिए, सबसे पहले ये CO2 ग्रहण करते हैं, उसके बाद आप लोग का H2O का नीड होता है। क्लियर है? उसके बाद बेसिकली यहाँ पे क्लोरोफिलिन होता है और यहाँ पे आप लोग का सूर्य का प्रकाश होता है। इसके बाद ये ग्लूकोज बनाता है, C6H12O6 बनाता है। इसके बाद हम लोग ऑक्सीजन करेंगे, फिर H2O का बनाएंगे। चलिए, डीएनए में पाए जाने वाला नाइट्रोजनी क्षार जो आरएनए में नहीं होता। सबसे पहले ऑलमोस्टली आप लोग देखिए, ये आप लोग को पता आरएनए का स्ट्रक्चर है, लेकिन इसमें अगर हम लोग डबल बेस्ड कर दें, आई थिंक अगर हम लोग क्या करते हैं, देखिए इसको डबल हेलिकल कर दिए, इस टाइप से अगर आप लोग करते हैं, ये आप लोग का डीएनए हो गया। क्लियर है? तो फ्रेंड्स मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, डीएनए में जो आप लोग का होता है A डबल बॉन्ड T होता है, आई थिंक एडेमिन थायमिन और सी अजी यानी कि साइटोसिन और ग्वानिन थर्ड बॉन्ड से जुटे होते हैं। क्लियर है? जस्ट लाइक सेम आप लोग को मैं बताना चाहता हूँ। देखिए, सबसे पहले डीएनए में जो होता है ए और टी यानी ए एडेमिन और थायमिन डबल बॉन्ड से जुड़े होते हैं, वही साइटिन और ग्वानिन यानी सीजी आप लोग का ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े होते हैं। लेकिन वही बात करना चाहते हैं आरएनए में। तो फ्रेंड्स मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, इसमें क्या होता है आरएनए में, याद रखिएगा ना, एडेनिन के जहाँ पे एडेनिन यूरेनिन के साथ, यानी देखिए थायमिन नहीं होता, तो एडेनिन और यूरेनिन साथ में होता है, और साइटिन और ग्वानिन ये आप लोग का कंबाइंड रहता है, यही होता है। तो यानी दोनों के बीच डिफरेंस देखिएगा ना, तो इसमें देखिए डीएनए में आप लोग का थायमिन होता है और इसमें यूरासिन होता है। ये आप लोग का डीएनए था, क्या था ये? डीएनए था, और ये आप लोग का आरएनए था। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। आई थिंक फ्रेंड्स यानी कि आरएनए में क्या नहीं पाया था, तो थायमिन नहीं पाया था। ठीक है? तो ऑप्शन अगर हम लोग देखेंगे तो ऑप्शन नंबर आरएनए में क्या नहीं पाया था, तो थायमिन नहीं पाया था। तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर देंगे। क्लियर है? और याद रखिए, डीएनए में नाइट्रोजन क्षार थायमिन नहीं पाया था, जो डीएनए में पाया था, लेकिन आरएनए में ये नहीं पाया था। इसके यहाँ पे यूरासिल पाया था। क्या पाया था? यूरेसिल। इसे यूरेसिल बोलते हैं। इसके यहाँ पे याद रखिए यूरेसिल पाया था। आई थिंक लिखिएगा तो आप लोग यूरेसिल लिख सकते हो ना, ये यूरेसिल पाए थे। क्लियर है? चलिए, और फ्रेंड्स नाइट्रोजन डीएनए में 4 नाइट्रोजनी क्षार होते हैं। फिर से मैं बताता हूँ, एक होता है एडेनिन बोलते हैं, फिर ग्वानिन बोलते हैं, साइटोसिन बोलते हैं, थायमिन होता है। क्लियर है? और आरएनए की बात करना चाहते हैं तो एडेनिन होता है। और देखिए यहाँ पे क्या था, साइटोसिन था। यहाँ पे देखिए आप लोग का C4, तो सी यहाँ पे जी लिखे तो G4 ग्वानिन था, तो यहाँ पे यूरासिल आता है। क्लियर है? फिर साइटोसिन होता है, यहाँ पे भी होता है ग्वानिन होता है, यहाँ पे यूरासिल आता है। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है ये नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है। देखिए आप लोग का बीच यानी अलजेब्रा का क्वेश्चन है। इफ़ x प्लस वाई इक्वल टू 18 एंड एक्स वाई इक्वल टू 9 देन एक्स बाई वाई प्लस वाई बाई एक्स का मान क्या होगा। देखिए आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले इसका क्या करेंगे, आप लोग हिट एंड ट्रायल मेथड से यूज कर सकते हैं। तो देखिए 6 3 जा, यहाँ पे कौन सा ऐसा संख्या इसको डबल टाइम नहीं, यहाँ पे तो वैसा नहीं हो रहा। हम लोग क्या करें, इसको तोड़ रहे हैं। तो देखिए एलसीएम निकालिए तो वाई एक्स आ जाएगा, इसके अकॉर्डिंग कीजिए तो वाई कैंसिल यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर है? अब आप लोगों को क्या करना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू निकालना। तो देखिए यहाँ हम लोग क्या करते हैं, इसको स्क्वायरिंग करते हैं बहुत सारा। तो आई होप स्क्वायरिंग कीजिएगा तो एक्स स्क्वायर आएगा प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा। फिर करेंगे 2xy इक्वल टू 18 का स्क्वायर कितना होता है, 324 होता है। तो फ्रेंड्स अगर आप लोग यहाँ पे निकालेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करेंगे 2xy, आई थिंक देखिए एक्स वाई का वैल्यू 2 था, तो 2 को 9 से गुना करेंगे, 9 दूनी 18 हो गया, बराबर यहाँ पे लिख रहे हैं 324। आई थिंक आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अगर वैल्यू निकालते हैं तो 324 में से 18 को माइनस करेंगे। तो फ्रेंड 324 में से 18 घटाइए तो 306 बचे। क्या बचा? 306। होपफुली आप लोग देखिए इक्वेशन में क्या लाया था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर था, बाई क्या था, एक्स वाई। क्लियर है? तो हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू 306 लाए थे। अब एक्स वाई का वैल्यू कितना 9 था। हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो 3 3 9 9 3 27 हो गया। अब यहाँ पे बचा 3 अच्छे, तो 3 9 चौक 36 हो गया। आई थिंक देखिए तो 34 आप लोग का आंसर आएगा। तो 34 है ऑप्शन बिल्कुल। तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक करेंगे। इस टाइप से आप लोग को बनाना पड़ेगा। 17 से पूर्णतः विभाजित संख्या प्राप्त करने के लिए 2001 से कौन सी छोटी से छोटी संख्या को घटाया जाना चाहिए। देखिए विभाज्यता के लिए डिविजिबिलिटी के लिए आप लोगों को क्या करना बोला, 17 बोला ना, तो 17 को आप लोगों को कुछ नहीं करना, 2001 से डिवाइड कीजिए। आई होप 1 टाइम अगर डिवाइड कीजिए तो आप लोग को देखिए यहाँ पे 30 आई थिंक, फिर 1 से कीजिए तो 17 बचेगा। यहाँ पे फिर कीजिएगा तो यहाँ पे आप लोग को बचेगा 13। क्लियर है? 13 1 यानी 100, यहाँ पे यानी 131 से कम कितना बार, 7 बार में आप लोग को 119 आएगा। क्लियर है? अब देखेंगे तो 12 आप लोग का रिमाइंडर आ रहा है। क्लियर है? अब तो यहाँ पे अगर देखिए ना तो शेषफल कौन सा होगा, तो 12 यानी ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे। एक विक्रेता ने 13,000 रुपये में 20 लैपटॉप बैग खरीदे और 10,125 रुपये में 15 लैपटॉप बैग बेचे।
तो 3225 रुपये का लाभ अर्जित करने के लिए कितने लैपटॉप बैग खरीदे और बेचे जाने चाहिए। तो देखिए आप लोगों को क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल एक लैपटॉप बैग का क्रय मूल्य निकालना है, सीपी निकालना है। तो आई थिंक हम लोग क्या करेंगे, सीपी ऑफ वन बैग। तो आई थिंक फ्रेंड्स अगर आप लोग बनाए होंगे तो काफ़ी अच्छी बात है। देखिए सीपी निकालेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, 1300 यानी 000 था, इसको क्या करेंगे, आई थिंक 20 से डिवाइड करेंगे। तो फुली आप लोग डिवाइड करें तो 650 आया होगा। जस्ट लाइक से हम इसका एसपी निकालेंगे। तो एसपी निकालेंगे ना तो 10125 को हम लोग क्या करेंगे, 15 से डिवाइड करेंगे। तो अगर आप लोग निकालेंगे तो 675 आएगा। क्या आएगा, 675 आएगा। अब देखिए दोनों के बीच देखेंगे प्रॉफिट कितना है, तो ऑलमोस्टली देख सकते हैं सीपी के कंपेरिजन एसपी ज़्यादा है, तो ऑलमोस्टली इसका प्रॉफिट देखिएगा तो एसपी माइनस सीपी का 675 में से 650 माइनस किया तो 25 रुपये बचेगा। क्या बचेगा, 25 रुपीज़। क्लियर है। अब हम लोग क्या करेंगे इसमें, वो आप लोग अभिष्ट संख्या, तो संख्या अगर बेचे जाने की संख्या निकालना ना, तो टोटल क्या था, 3225 था। इसको हम लोग क्या करेंगे, ऑलमोस्टली 25 से डिवाइड कर देंगे तो 129 आंसर आएगा। क्लियर है। तो 129 ऑप्शन है बिल्कुल, तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल PQR और ट्रायंगल एबीसी दो सर्वांगसम त्रिभुज है। यदि त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल 225 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल क्या होगा। इजी क्वेश्चन, आई होप आप लोग बना लिए होंगे। कुछ नहीं कर, देखिए जब भी सर्वांगसम होता है ना तो दोनों का सेम होता है। आई थिंक फ्रेंड्स याद रखिएगा, देखिए जब भी हो, देखिए मैं आप लोग कंसेप्ट बताना चाहता हूँ। देखिए क्वेश्चन में लिखा दोनों सर्वांगसम है, क्या दो सर्वांगसम त्रिभुज है। PQ का 225 है तो ऑलमोस्ट त्रिभुज ABC का भी क्या होगा, 225 ही होगा। दोनों क्या सर्वांगसम है तो हम लोग क्या दोनों को इक्वल कर देंगे। नहीं समझ में आता, देखिए आप लोग का तरीका पढ़ेंगे ट्रायंगल ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, तो ये आप लोग का सर्वांगसम है। आई थिंक इस टाइप से कीजिएगा, ट्रायंगल ऑफ यानी यहाँ पे लिखेंगे ABC का, तो आई थिंक दोनों का इक्वल होता है। तो फ्रेंड यहाँ पे 225 सेंटीमीटर स्क्वायर करेंगे तो 225 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। चलिए एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, तो निम्नलिखित व्यंजक का सरल ज्ञात करें। तो फ्रेंड्स आप लोग को सॉल्व करना, होपफुली आप लोग बोडमास का तरीका को यूज करेंगे तो आप लोग के बीच आंसर आएगा -21। देखिए ये आएगा। क्लियर है। चलिए ये क्वेश्चन को देखिए हमेशा मैं स्किप करता हूँ, ये आप लोग के लिए छोड़ देता हूँ। देखिए अगला क्वेश्चन, G20 देशों में जी अक्षर का क्या अर्थ होता है। तो ऑलमोस्टली फ्रेंड G20 में जी का अर्थ होता है ग्रुप ऑफ 20, लेकिन अब G21 हो गया ये। तो G4 क्या होता है, ग्रुप होता है। क्या होता है ये, ग्रुप होता है। अब फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, देखिए G20 में कुल मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, G20 में कुल 19 देश शामिल है। 19 देश शामिल है और दो आप लोग का यूनाइटेड, यानी देखिए एक आप लोग का यूनाइटेड किंगडम होते हैं और एक अफ्रीकन यूनियन है। क्लियर है। टोटल 19 देश हैं और दो आप लोग का ग्रुप में आते हैं। इस चीज़ को आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। क्लियर है। चलिए अब इसमें अगर बोलता है कौन कौन सा संघ होते हैं, तो एक आप पता है यूरोपियन संघ होते हैं, एक होता है अफ्रीकन संघ होते हैं। इस चीज़ को भी याद रखेंगे। अब बातें करना चाहते हैं, देखिए भारत में G20 का शिखर सम्मेलन कब हुआ था। तो 18वां G20 शिखर सम्मेलन जो कि 9 से लेकर 10 सितंबर 2023 के बीच हुआ था, वो भारत में हुआ था। क्लियर है। अब बात करना चाहते हैं 2024 में कहाँ हुआ था। तो 2024 में जो G20 शिखर सम्मेलन हुआ था वह ब्राज़ील के सबसे बड़े शहर रियो डी जेनेरो में हुआ था। क्लियर है। बात करना चाहते हैं इस साल, तो 2025 में G20 सम्मेलन कहाँ होगा, ये इंपॉर्टेंस क्वेश्चन है तो याद रखिएगा। इस बार होने वाला दक्षिण अफ्रीका की राजधानी जोहान्सबर्ग में, यानी इस साल कहाँ होगा, जोहान्सबर्ग में। ये क्वेश्चन आ सकती है, इस चीज़ को याद रखिएगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन, G20 का गठन कब हुआ था। तो ऑलमोस्टली फ्रेंड याद रखिए G20 का जो गठन हुआ था वह 1999 में हुआ था। क्लियर है। 1999 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर अब्दुल कलाम आज़ाद की पूरा यानी PURA योजना का संदर्भ क्या है। देखिए फ्रेंड्स आप लोग पढ़े होंगे, ये NTPC का क्वेश्चन है एकदम, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। देखिए PURA का फुल फॉर्म मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ। सबसे पहले प्यूरा का फुल फॉर्म आप लोग को आंसर याद कर लिए, होता है ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाएं उपलब्ध कराना। इसका अर्थ ये होता है ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाएं उपलब्ध कराना, ये होता है। आई थिंक फ्रेंड्स मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, देखिए पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम की PURA योजना का अर्थ होता है ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाएं उपलब्ध कराना होता है। ठीक है। आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देकर आजीविका के अवसरों को बढ़ाकर पूरा का उद्देश्य गांवों से शहरों की ओर पलायन रोकना और ग्रामीण क्षेत्रों को सतत विकास को बढ़ावा देना होता है। क्लियर है। और फ्रेंड्स याद रखिए ये स्कीम जो हुआ था ना, इसका जो पूरा PURA योजना का प्रस्ताव सर्वप्रथम डॉक्टर कलाम के द्वारा 2003 में आया था। कब आया था, 2003 में आया था। ये भी आप लोग याद रखिएगा। क्लियर है।
और यह स्कीम पूरे 2004 में से केंद्र और राज्य सरकार में लागू किया गया। इस चीज़ को भी आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। क्लियर है? चलिए, एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ। तो चलिए 16 क्वेश्चन हो चुका है। 17वां क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा। निम्नलिखित में कौन सा भारत का सबसे बड़ा खाद का उत्पादक है? तो देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें तो इंडियन कॉमर्स ऑफ फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, यानी ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर दीजिएगा। तो देखिए इंडियन कॉमर्स फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड भारत का सबसे बड़ा खाद का उत्पादक होता है। क्लियर है? चलिए अब देखिए इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं। तो देखिए IFFCO भी बोल सकते हैं। इसकी स्थापना कब हुआ था? 1967 में हुआ था और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली है। क्लियर है? चलिए एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने ब्रिटिश शासन में से किस वर्ष की स्वतंत्रता प्राप्त की थी? तो ये तो लल्लू वाला क्वेश्चन फ्रेंड, तो ऑलमोस्टली आप लोग जानते हैं 1947 हुआ था, तो 1947 में हुआ था। क्लियर है? अब देखिए याद रखिए किस योजना के तहत हुआ था। तो याद रखिए माउंटबेटन योजना के द्वारा ये क्वेश्चंस आ सकता है। तो याद रखिए फ्रेंड्स माउंटबेटन योजना, ये आप लोग को याद रखना पड़ा। आई थिंक आप लोग पढ़े भी होंगे। देखिए माउंटबेटन योजना के आधार पर ब्रिटिश ऑफ कॉमन्स ने 15 जुलाई को और हाउस ऑफ लॉर्ड्स जुलाई 1947 में भारत को स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को पारित किया था। क्लियर है? और फ्रेंड्स याद रखिएगा माउंटबेटन योजना जो आया था 3 जून को आया था। याद रखिए ये क्वेश्चन फेमस होता है। माउंटबेटन योजना भारत में कब आया था? तो 3 जून को आया था, याद रखिएगा। और 18 जुलाई, देखिए ये भी डेट इंपॉर्टेंस होता है, मैं लिख देता हूँ। देखिए 18 जुलाई JULY 18 जुलाई 1947 को ब्रिटेन के राजा जॉर्ज सस्टम, देखिए इस चीज़ को एकदम नोट कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बता रहा हूँ। 18 जुलाई, देखिए 18 जुलाई 1947 को उसमें ब्रिटेन के राजा थे जॉर्ज सस्टम थे। क्लियर है? तो जॉर्ज सस्टम ने इस बिल पर हस्ताक्षर किए थे। क्लियर है? इसी के अकॉर्डिंग 1947 में भारत को आज़ादी हो गया था। क्लियर है? इससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ 14 अगस्त को पाकिस्तान को अलग हुआ था, यानी कि ऑफिस में मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर जनरल बन गए थे, और 15 अगस्त को भारत का आज़ाद हुआ था। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में केंद्रीय आलू संस्थान कहाँ स्थित है? तो देखिए आलू, तो फ्रेंड्स आलू जो होता है ना, आलू होता है शिमला में होता है। कहाँ पे होता है? शिमला में होता है। क्लियर है? बातें करना चाहते हैं औषधि का, तो देखिए औषधि होता है लखनऊ में होता है। क्लियर है? फिर बात करना चाहते हैं चमड़ा का, चा से चमड़ा, चा से चेन्नई होता है। और भारतीय सर्वेक्षण संस्थान देहरादून में होती है। मौसम की बात करना चाहते हैं पुणे में होती है। लाह का आप लोग का रांची होती है। क्लियर है? दिल्ली का वैसे मेरे माइंड में कुछ नहीं आ रहा। चलिए भारत का ऐसे वैसे दिल्ली का आप लोग बताइए, तो अभी दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन है? तो रेखा गुप्ता है। चलिए भारत का पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन की स्थापना कब किया गया था? तो फ्रेंड्स याद रखिए भारत का पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन की स्थापना 1969 में किया गया था। 1969 में किया गया था। क्लियर है? इस चीज़ को याद रखिएगा। अब यहीं से क्या हुआ था, यहाँ से बिजली का उत्पादन का कार्य स्टार्ट हुआ था। एक कौन सा स्टार्ट हुआ था? तो तारापुर। ऑलमोस्टली आप लोग को पता तारापुर कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। क्लियर है? चलिए इसके साथ साथ भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन था? तो अप्सरा था। देखिए क्वेश्चन आ सकता है भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा था? तो अप्सरा था। क्लियर है? और अप्सरा के जो स्थापना हुआ था अगस्त 1956 में हुआ था। क्लियर है? और याद रखें इसके औपचारिक रूप से 20 जनवरी 1957 को प्रधानमंत्री JL नेहरू ने किया था। क्लियर है? चलिए एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है ये। देखिए दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या आना चाहिए? 63 64। देखिए यहाँ पे डिफरेंस 1 का रहा, यहाँ पे डिफरेंस 2 का रहा, यहाँ पे देखिए 3 का रहा, यहाँ पे 4 रहा। तो अगला में क्या करेंगे? 5। तो 73 में 5 जोड़ेंगे तो 78 आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। देखिए इसमें आप लोग को काफ़ी और ईजीज बना सकते हैं। देखिए RTVX, तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप लोग को थोड़ा सा कंसंट्रेट करना पड़ता है। देखिए RTVX है, तो RTVX के बारे में लिख रहा है आप लोग का SUWY। देखते हैं हम लोग क्या लिख रहे हैं यहाँ पे। तो फ्रेंड्स देखिए R के बाद क्या था? S, यानी एक इंक्रीज, T के बाद क्या था? U, V के बाद W, X के बाद Y। आई थिंक देख रहे हो एक एक इंक्रीज कर रहा है। ठीक है? तो हम लोग क्या करेंगे? F है, H है, J है और L है। तो F के बाद क्या आता है? G, तो F के बाद G कर देंगे। H के बाद क्या होता है? I, J के बाद क्या होता है? K, L के बाद क्या होता है? M होता है। इस टाइप से हम लोग लिखेंगे, यानी GIKM। तो ऑप्शन है बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। क्लियर है? चलिए एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको आप लोगों को सॉल्व करना है फ्रेंड्स। तो ये इजी है, रीजनिंग है, आप लोग बना लीजिएगा ना, तो ऑप्शन नंबर डी आएगा। आई थिंक आप लोग कर लेंगे। देखिए ये है आप लोग को ये करना, ऑडियो के लिख रहा 59416 लिखा जाता है, अबेंड को 6238 लिखा जाता है। तो उसी भाषा कुछ भाषा में डी को क्या लिखेंगे? तो दोनों में देखिए डी आप लोग को यहाँ भी कॉमन आ रहा है, यहाँ पे डी है। तो देखेंगे दोनों में कौन सा डिजिट आप लोग बीच में कॉमन आ रहा। तो 2 देखिए इसमें 6 आ रहा, यहाँ भी 6 आ रहा, तो हम लोग क्या करेंगे? 6 को लिख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ए को क्लिक कर देंगे। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। क्लियर है? चलिए
निम्नलिखित में कौन सा पद दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे लेगा। तो फ्रेंड्स ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिए ना, तो देखिए एन पी, तो यहाँ पे देखिए 2 इंक्रीज कर रहा, तो एन पी में बनकर फिर देखिए टी के बाद भी लिखा 2 2, तो पी के क्यू आर, तो यानी यहाँ सबसे पहले आर लिखेंगे, बी में से 2 माइनस करेंगे, जेड आ गया, क्लियर है। तो फिर 2 माइनस करेंगे तो जेड में से 2 माइनस करेंगे एक्स आएगा, तो आर एक्स से कोई स्टार्ट है, तो ऑलमोस्टली देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी आप लोग को क्लिक कर सकते हैं। सिंह, सिंह को लिख रहा है 20, देखिए सिंह के लिए आप लोग को लिख रहा है, देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सिंह के लिए लिखने का प्रयास करेंगे, एस आई एन जी, तो एस का होता है 19, 19 में 3 जोड़ देंगे 22 हो गया, आई का होता है 9, 9 3 12 हो गया, आई एन का होता है 14, 14 3 17 हो गया, जी का होता है जी 7 होता है, यानी 7 3 10 हो गया। देखिए स्टेप से हुआ नहीं, ये सारे में 3 को इंक्रीज कर दें, जस्ट लाइक बी, बी का होता है 2, तो 2 में 3 ऐड किए तो 5 हो गया, ई का होता है 5, तो 5 3 क्या हो गया 8 हो गया, उसी प्रकार एक में 3 जोड़ेंगे तो 4 हो गया, लास्ट एन का होता है 14, 14 3 17, तो 58417 आएगा। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया। ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर देंगे। आवर्त सारणी में सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा होता है। देखिए आप लोग पीरियोडिक टेबल काफ़ी अच्छे से पढ़ेंगे, क्लास 10 का सिलेबस में ये, तो अब तो हटा दिया, रिमूव कर दिया, डिलीट कर दिया गया। तो याद रखिए फ्लोरीन जो होता है आवर्त सारणी में सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व होते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक करेंगे। क्लियर है। और ये बातें करना चाहते हैं, देखिए विद्युत ऋणात्मकता एक परमाणु के साथ संयोजक बंधन में इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता होती है। बातें करना चाहते हैं फ्लोरीन का, तो फ्लोरीन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है वह 3.9 होता है, ठीक है, 3.9 पिकोमीटर में मापा जाता है। इस चीज़ को भी आप लोग को ध्यान में रखिएगा। और ये हाइड्रोजन तत्वों का विद्युत ऋणात्मकता जो होता है सबसे ज़्यादा होता है फ्लोरीन का, उसके बाद होता है क्लोरीन का होता है, उसके बाद होता है ब्रोमीन का होता है, लास्ट में होता है आयोडीन का। फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ये होता है आप लोग का इंक्रीजिंग ऑर्डर में। क्लियर है। और सर्वाधिक विद्युत यानी कि इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी की बात करते हैं, यानी देखिए इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी की बात करते हैं ना, तो आप लोगों का क्लोरीन होता है। किसका होता है ये, क्लोरीन होता है। चलिए अब बातें करना चाहते हैं फ्लोरीन का यूज कहाँ करते हैं, तो फ्लोरीन का सबसे पहले एफ होता है, इसका 9 होता है, इसका यूज करते हैं हम लोग टूथपेस्ट में यूज करते हैं। क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन से बफर विलयन का उदाहरण है। तो हम इससे याद रखें एसिटिक अम्ल और सोडियम एसिटिक का जो मिश्रण होता है ये होता है बफर विलयन का उदाहरण होता है। क्लियर है। देखिए बातें करना चाहते हैं बफर विलयन होता क्या है, तो वह विलयन जो अम्ल या क्षार के थोड़ी मात्रा मिलाने पर भी पीएच में परिवर्तन का प्रतिरोध करता है उसे बोलेंगे। ठीक है। अब बफर विलयन एक दुर्बल अम्ल और संयोजित क्षारक एक होता है। इससे पहले मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ एसिटिक अम्ल का ऑलमोस्टली आप लोग सूत्र पढ़े होंगे, तो CH3COOH होता है। क्लियर है। वही बात, ये एक प्रकार के दुर्बल अम्ल है। वही सोडियम एसिटेट की बात करना चाहते हैं, देखिए CH3COONA, तो एक प्रकार का संयोजित क्षारक हो गया। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ट्रेन 45 सेकंड में 850 मीटर की दूरी तय करती है। समान गति से यात्रा करते हुए ट्रेन 1 घंटे में कितने किलोमीटर की दूरी तय करेगा। होपफुली फ्रेंड्स आप लोग बना लिए होंगे, काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये। तो देखिए क्या लिखा है, एक ट्रेन 45 सेकंड में 480 मीटर की दूरी तय करती है। क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग चाल निकालेंगे। तो हम लोग जानते हैं चाल वाला क्या होता है, दूरी बटा समय होता है। तो दूरी का वैल्यू देखिए 850 है और समय लिख रहा था 45 मिनट। ठीक है। तो ये मीटर पर सेकंड में आ गया था। तो आप लोग यहाँ पे क्वेश्चन लिख रहा था, देखिए 1 घंटे में आई थिंक किलोमीटर पर आवर में करना। तो हम लोग क्या करें 18 हो जाए नहीं, तो यहाँ पे हम लोग 18/5 से गुना करेंगे। अगर आप लोग सॉल्व करते थे, देखिए 5 का टेबल, देखिए हम लोग क्या कहते हैं 5 का टेबल में 9 का, 5 का टेबल में 9, देखिए यहाँ पे आप लोग 9 का टेबल में 45। अब 5 देखिए 5 का पाला में 85 कितना बन रहा है 17, यानी 170 बार में आएगा। 5 का पाला में 170 कितना है 5 3 15 2 और 4, यानी 34 बार में। 34 को 2 से गुना किया क्या आ गया 68 आ गया। आई थिंक फ्रेंड्स 68 किलोमीटर पर आवर आ गया। क्लियर है। अब बोल रहा आप लोग का 1 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा। तो ये चाल निकाल दिए। अब चाल बराबर हम लोग दूरी का निकालना। देखिए यहाँ पे दूरी बोल रहा, तो दूरी बराबर होता है डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड गुना टाइम होता है। क्या होता है स्पीड गुना टाइम। अभी स्पीड में लाया था 68 लाया था, अब 1 घंटा लिख रहा है, यानी आवर दोनों किलोमीटर पर आवर में है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 68 किलोमीटर आएगा। तो ऑप्शन है बिल्कुल, तो ऑप्शन नंबर आई थिंक देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए को आप लोग को क्लिक करना पड़ेगा, यानी कि फ्रेंड्स का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्लिक कीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप लोग बीच में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिख रहा है, उसके अकॉर्डिंग मैं आप लोग बीच में बताऊंगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। तो फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग सामने ये रहा। तो देखिए आ गया क्वेश्चन नंबर 30। तो क्वेश्चन नंबर 30 लिखा है a-18 का स्क्वायर प्लस b-12 का स्क्वायर प्लस c-6 का स्क्वायर बराबर 0 है। तो a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर क्या होगा। कुछ नहीं करना है फ्रेंड्स, कुछ भी नहीं करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए इससे हम लोग क्या करेंगे a का वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए a-18 है नहीं है, तो a-18 का स्क्वायर लिख रहा, तो हम लोग सबसे पहले क्या करें a का वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए a-18, तो यहाँ पे लिखें a-18 का वैल्यू 0 करेंगे। तो आई थिंक यहाँ से निकालेगा तो a का वैल्यू क्या आएगा 18 आ गया। जस्ट लाइक सेम b-12 है, तो b-12 के यहाँ पे 0 करेंगे तो आप लोग b का वैल्यू क्या निकालेगा
12 आ जाएगा। देखिए स्क्वायर को यहाँ पे 0 से करेंगे तो 0 आ जाएगा, इसलिए मैं वहाँ पे रिमूव कर दिया। c माइनस 0 बराबर इतना करेंगे तो आप लोग के सामने c का वैल्यू क्या आ गया, 6 आ गया। आई थिंक फ्रेंड 18 आ रहा, a का b आ रहा, b आ रहा 12 का, c का 6 आ रहा है। क्लियर है। अब लोग तीनों का सम करेंगे, 18 12 30 अच्छे 36 हो गया। अब 36 तो हो गया, लेकिन इसका स्क्वायर के रूप में लिख रहा। तो देखिए आप लोग को यहाँ पे क्वेश्चन लिख रहा है a प्लस b लिख रहा है, ठीक है। आप लोग देखेंगे तो 1/2 करें, यानी स्क्वायर रूट निकालना। तो फ्रेंड्स हम लोग स्क्वायर रूट निकालेंगे 36 का, तो ये प्लस माइनस में आएगा, आप लोग को ऑलमोस्टली पता है, तो 6 हो जाएगा। तो प्लस माइनस 6 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे। ये सरल करना है, चलिए आप लोग देख लीजिएगा। और ये इजी क्वेश्चन आई थिंक बनाएगा तो 80.4 बनाएगा। क्लियर है। चलिए 2 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा। तो फ्रेंड देखिए, अगर आप लोग अगर त्रिकोणोमेट्री में अगर क्लास 10 के आगे पढ़ें तो काफ़ी बना सकते हैं इजी से। देखिए इसमें मैक्सिमम वैल्यू बोल रहा, तो अगर आप लोग एप्लीकेशन और डायरेक्टरीज पढ़े हैं तो आप लोग के लिए इजी क्वेश्चन, नहीं तो एक ट्रिक बताना चाहता हूँ। देखिएगा, जब भी a sin थीटा, मैं लिख देता हूँ, जब भी a sin थीटा प्लस b cos थीटा का मैक्सिमम वैल्यू निकालने बोलेगा ना, तो उसके लिए हमेशा क्या कि अंडर रूट कर दीजिएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। आई थिंक देखिए a का यहाँ पे कितना था 2, तो 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 होता है। दोनों को ऐड कर देंगे तो होपफुली कितना आएगा, 13 आएगा। तो राइट आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। चलिए 1456 की राशि जब 10 वर्षों के लिए निवेश की जाती है तो वह परिपक्वता पर 2366 हो जाती है। साधारण ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए जिससे निवेश की गई राशि पर भुगतान किया जाना था। देखिए आप लोग को अगर यहाँ पे देखना पड़ेगा, सबसे पहले देखेंगे अमाउंट आप लोग का कितना लिख रहा, 2366 लिख रहा। क्लियर है। आप प्रिंसिपल कितना लिख रहा था, 1456 लिख रहा था। क्लियर है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे तो 910 रुपये आ गया। क्या आ गया, 910 रुपये आ गया। हम लोग को रेट निकालना था, और मोस्टली फ्रेंड्स आप लोग रेट पढ़ेंगे तो रेट इक्वल टू लिखते हैं सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट को 910 रुपये आ गया था, इंटू 100 करते हैं, और प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल का वैल्यू 1456 आ रहा है, इंटू टाइम कितना था 10 ईयर्स। अगर आप लोग कैंसिलेशन करते हैं या फिर कैलकुलेट करते हैं ना, तो टोटल आप लोग को वैल्यू आएगा 6.25%। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे 6.25, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। यदि विक्रय मूल्य का 7% क्रय मूल्य के 8% के बराबर है, और यदि विक्रय मूल्य का 9% क्रय मूल्य का 2 रुपये से 10 रुपये अधिक है, तो क्रय मूल्य विक्रय मूल्य ज्ञात करना। कुछ नहीं करना। देखिए सबसे पहले लिख रहा है विक्रय मूल्य का 7% क्रय मूल्य के 8% के बराबर। चलिए हम लोग क्रय मूल्य से स्टार्ट करते हैं। सीपी का 8%, देखते जाइए, सीपी का 8% आप लोग लिख रहा है, एसपी के 7% के बराबर है। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से सीपी और एसपी का रेशियो निकालेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे लिख सकते हैं सीपी इंटू एसपी। तो मोस्टली आप लोगों को पता ही अपोजिट होता है, यानी सीपी के यहाँ पे क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा, और एसपी के यहाँ पे 8। हम लोग क्या करते हैं, कुछ एक्स मान लेते हैं। क्लियर है। एक्स मान लें 7x इंटू 8x। अब क्या लिख रहा बराबर, यदि विक्रय मूल्य का 9% क्रय मूल्य के 2 रुपये से 10% अधिक है। तो देखेंगे आप लोग का सबसे पहले यहाँ देखिएगा, यदि विक्रय मूल्य का, तो मोस्टली फिर विक्रय मूल्य कितना था, 8x था। तो देखिए विक्रय मूल्य का 8x, विक्रय मूल्य का 9%, विक्रय मूल्य का 9%, यानी विक्रय मूल्य का 9% हम लोग कर दिए। ठीक है। अधिक यानी माइनस करेंगे क्रय मूल्य का, तो क्रय मूल्य का कितना था, 7x था, से 10 रुपये अधिक है, यानी 10% अधिक है। कितना रुपये लिखे, यहाँ पे 2 कर देंगे। 2 रुपये अधिक था ना, ये कर दिए। अब सॉल्व कर लीजिए ना, तो यहाँ पे देखिए 9 को 8 से मल्टीप्लाई किया, 72x आ गया। 72x यहाँ परसेंट में है, ठीक है, माइनस 70 यहाँ कीजिएगा, ठीक है, 70x परसेंट में आएगा, बराबर यहाँ 2 लिखिएगा। तो 72 में से 70 गया, तो 2x यानी परसेंट में बच रहा, बराबर 2 आ गया। 2 काट दे, तो यहाँ पे x का वैल्यू देखिएगा, तो x परसेंट, देखिए यहाँ पे वैल्यू आपका केवल और केवल परसेंट में बच गया, यानी x/100 बराबर कुछ नहीं तो 1 बच रहा। तो फ्रेंड्स x का वैल्यू क्या बचा, 100 रुपीज़। क्या बचा, 100। हम लोग क्या करेंगे, सीपी और एसपी बोल रहा, तो सीपी के लिए अगर आप लोग देखेंगे वैल्यू था 7x, तो 7 को x यानी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, आई होप 700 आएगा। और उसी प्रकार एसपी के लिए करेंगे तो 800 आएगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे ना, तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर दें। देखिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइप का बनाते हैं तो आप लोग के अंदर बेस है। भारत की पहली सुपर फास्ट ट्रेन का नाम क्या है। और मोस्टली मैं आप लोगों को डिस्कस किया था, भारत की पहली सुपर फास्ट ट्रेन का नाम होता है डेक्कन क्वीन होता है। क्या होता है, डेक्कन क्वीन। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्लियर है। और डेक्कन क्वीन भारत में बिजली से चलने वाली पहली ट्रेन है। क्लियर है। बातें करना चाहते हैं भारत की पहली ट्रेन, तो फिर याद रखिए भारत में सर्वप्रथम रेल की शुरुआत हुआ था लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में हुआ था, 16 अप्रैल को हुआ था। कब हुआ था फ्रेंड, 16 अप्रैल 1853 में हुआ था, 1853 में हुआ था, जो कि मुंबई से ठाणे के बीच में चला था, 34 किलोमीटर चला था, 34 किलोमीटर चला था। क्लियर है। आज इसका नाम क्या था, ब्लैक ब्यूटी था। क्या नाम था फ्रेंड, ब्लैक ब्यूटी। ब्लैक ब्यूटी था, इसका नाम क्या था, ब्लैक ब्यूटी। तो फ्रेंड्स याद रखिए इसका नाम क्या था, ब्लैक BEAUTY, यहाँ पे ब्लैक ब्यूटी था। क्लियर है। इस चीज़ को आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखना चाहते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ये।
तो फ्रेंड्स आप लोग को यानी कि आंसर में बता दिया किसका क्या हो गया, डेक्कन क्वीन हो गया। क्लियर है। वही बातें करना चाहते हैं आप लोग को, भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुआ था। तो याद रखिए भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना हुआ था मार्च 1905 में हुआ था। क्लियर है। अब प्रत्येक वर्ष हम लोग 16 अप्रैल को रेल दिवस मनाते हैं, रेल दिवस मनाते हैं। क्लियर है। और 10 से लेकर 16 अप्रैल के बीच में रेल सप्ताह मनाते हैं। क्लियर है। चलिए अब भारत में सबसे तेज चलने वाली ट्रेन का नाम क्या है, वंदे भारत एक्सप्रेस है। ठीक है। और उसी को लोग ट्रेन 18 भी बोलते हैं। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा। चलिए निम्नलिखित में कौन सा स्थान यूरेनियम के लिए खनन के लिए प्रसिद्ध है। देखिए मैं खुद झारखंड से बिलोंग्स करता हूँ और झारखंड के जादूगोड़ा यूरेनियम के लिए काफ़ी फेमस है। क्लियर है। अब भारतीय यूरेनियम नगर लिमिटेड का स्थापना 1967 में हुआ था। क्लियर है। याद रखिएगा। बातें करना चाहते हैं, देखिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चन बताना है। रानीगंज आप लोगों का कोयला के लिए फेमस होता है। क्लियर है। इस चीज़ को आप लोग याद करें, रानीगंज झरिया बोकारो कोयला के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। वही बातें करना चाहते हैं, पन्ना सर मध्य प्रदेश में आता है, पन्ना मध्य प्रदेश में आता है जो कि हीरा के लिए प्रसिद्ध होता है। क्लियर है। वही जादूगढ़ हो गया कोरबा आई थिंक मेरे माइंड में नहीं है, लेकिन जादूगढ़ मैं बता दिया हूँ। क्लियर है। इसके साथ राजस्थान का खेतड़ी जो था वह तांबा के लिए प्रसिद्ध होता है। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था अंजलि, देखिएगा कैबिनेट मिशन भारत कब आया था, तो ऑलमोस्टली फ्रेंड्स आप लोगों को पता है मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया था। तो 1946 कीजिए। क्लियर है। देखिए इंग्लैंड ने 1945 में क्लेमेंट एटली के नेतृत्व में ब्रिटिश मंत्रिमंडल में से सत्ता ग्रहण की थी। तो उसी में आप लोगों को बताना चाहता हूँ 24 मार्च, देखिए मैं डेट लिख देता हूँ। सबसे पहले याद रखें 24 मार्च, देखिए 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन दिल्ली पहुंचा था। भारत में कहाँ पहुंचा, दिल्ली, जिसमें मेन 3 सदस्य थे। तीनों सदस्य का नाम आप लोग याद रखिए, इसमें से बोल देगा कि कौन नहीं था। तो पहला जो थे स्टीफन क्रिप्स थे, सेकेंड था पैथक लॉरेंस थे, थर्ड थे अलेक्जेंडर था। क्लियर है। इस चीज़ को आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। क्लियर है। चलिए एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ। तो फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखना चाहते हैं क्या लिख रहा है। तो लिख रहा निम्नलिखित में कौन भारत में केंद्र और राज्य के संबंधों में संबंधित नहीं है, केंद्र और राज्य के बीच में। तो देखिए आप लोग को बताना चाहता हूँ, पहला कोठारी आयोग। देखिए कोठारी आयोग को कोई संबंध भारत और केंद्र और राज्य के बीच में नहीं होता है। तो केंद्र याद रखिएगा कोठारी आयोग यानी कि वर्ष 1964 में केंद्रीय सरकार ने, देखिए कोठारी का जो पूरा नाम था दौलत सिंह कोठारी के होता है। ठीक है। ये जो आप लोग का स्थित होता है स्कूली शिक्षा प्रणाली पे उद्देश्य होता है आर्थिक, इससे ये जो होता है आप लोग का राष्ट्रीय शिक्षा पे आधारित होता है। ऑलमोस्टली आप लोगों को पता हो, देखिए मैं लिख देता हूँ राष्ट्रीय शिक्षा जो नीति जो चल रहा था ना, आप लोग देखे होंगे अभी तो चेंज हो गया है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति पहले था 10 के बाद 2 साल का इंटर कीजिए, फिर 3 साल का ग्रेजुएशन कीजिए। ये जो था आप लोग का था 10+2+3 का जो नीति था ना, ये आप लोग का दौलत सिंह कोठारी के नियम पे आधारित था। क्लियर। इस चीज़ को आप लोग याद रखिए कब तैयार हुआ था, तो 1964 में हुआ था। और अभी फ्रेंड्स मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, अभी कस्तूरी रंजन समिति के आधार पर जो चल रहा आप लोग देखे होंगे 5-4-3 का ना, इस टाइप से आप लोगों को 5-3-54-34 है, यानी 5-4-3-4 इस टाइप से है। चलिए बातें करना चाहते हैं कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स का। तो फ्रेंड देखिए राजमन्नार समिति, तो राजमन्नार समिति का गठन 1969 में हुआ था। वह केंद्र राज्य के बीच विवादों को सुलझाने के लिए किया जाता है। क्लियर है। चलिए वही बातें करना चाहते हैं सहकारिया समिति, तो ये सबसे फेमस होता है सहकारिया समिति, जो पुराना था जस्टिस रंजन सिंह सहकारिया के नेतृत्व में हुआ था, जो कि 24 मार्च 1983 को केंद्र और राज्य सरकार के बीच में हुआ था। क्लियर है। और वही पुंछी आयोग, तो ऑलमोस्टली पुंछी आयोग 2007 में हुआ था, ये भी केंद्र राज्य पर गठित हुई थी। और राज्य चलैया समिति जो था, ये तो नहीं दिया था ना, चलिए हटाइए। चलिए इतना याद रखिएगा। बोरिंग जल डमरू मध्य किसके मध्य जोड़ता है। तो फ्रेंड बोरिंग जल मैप मेरे पास नहीं है तो मैं पूरा बताता। बोरिंग जल डमरू मध्य जोड़ता है वो आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है, आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है। क्लियर है। देखिए आप लोग ऑलमोस्टली देखेंगे, आप लोग जानते होंगे महासागर, तो इसके लिए मेरा नाम खुद सागर है। देखिए पैसा याद कर लीजिए। देखिए सबसे पहला जो होता है पैसिफिक ओशियन होता है, यानी कि प्रशांत महासागर, फिर होता है अंटार्कटिक महासागर, इंडियन ओशियन, साउथ हो गया, ये आर्कटिक हो गया। क्लियर। इस टाइप से आप लोग याद रखिएगा। तो बोरिंग जल डमरू मध्य जो जोड़ता है वो आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है। क्लियर है। वही कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताते हैं। देखिए आप लोगों को सबसे पहले फेमस एक होता है जिब्राल्टर जल संधि, देखिए आप लोग पढ़े होंगे। तो जिब्राल्टर जो होता है ना, वह भूमध्य सागर और अंटार्कटिक महासागर के बीच में होता है। वही डोबर जल संधि पता होगा, उत्तरी सागर और इंग्लिश चैनल के बीच में होता है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना किस वर्ष शुरू की गई थी। तो फ्रेंड्स याद रखिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत 22 जनवरी, हाँ नहीं ना 22 नहीं, आई थिंक 24 जनवरी 2015 से किया था। नहीं 22 ही था, हाँ 22 जनवरी 2015 से नरेंद्र मोदी ने स्टार्ट किया था। अब कहाँ से किया गया था, तो ऑलमोस्टली आप लोग देखे होंगे 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात कहाँ का था, तो ऑलमोस्टली आप लोगों को पता होगा हरियाणा का था। तो हरियाणा के पानीपत से, याद रखिए हरियाणा के पानीपत से इस स्कीम को स्टार्ट किया गया था। ठीक है। कब से,
22 जनवरी से, 22 जनवरी से, ये भी आप लोग को ध्यान में देना पड़ेगा। क्लियर है। चलिए अब याद रखिए भारत का जो लिंगानुपात था 2011 की जनगणना के अनुसार 943 था। कितना था? 943 था, जिसमें हरियाणा का केवल 779 आया था। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उस वेन आरेख का चयन कीजिए जो निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाती है। महिला, माँ, अभिनेता। देखिए सबसे पहले एक माँ ही आपका महिला होती है, सबसे पहले एक माँ ही आपका अभिनेता होते हैं। क्लियर है। अब देखिए एक अभिनेता माँ भी हो सकती है और महिला भी हो सकती है, तो इस टाइप से आप लोग को बनाना होगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे ना, तो ऑप्शन में फोकस किए तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक करेंगे। चलिए वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिख रहा है ये, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। 12 का 20 से संबंधित है, 19 का 33 से, 20 का 42 से, 25 का 57। देखिए यहाँ पे आप लोगों को देखना पड़ेगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखिए देखना पड़ेगा क्या संबंध है। 12 का 20 से संबंध दिख रहा, तो 12 का 20 से क्या लिखते हैं, देखिए 12 को तोड़िए तो 3 गुना 4 कर सकते हैं, 12 आ गया। फिर हम लोग क्या करते हैं 4 गुना 5 यानी कि 20 आ गया। जस्ट लाइक सेम अगर देखिए ना, तो देखिए यहाँ पे देखिए 5 गुना 6 कर दिए, 6 5 30 हो गया, फिर 6 गुना 7 करेंगे 42 आ गया। तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कीजिएगा। देखिए एग्जाम हॉल में रहेगा तो ये सब स्किप कर जाएगा, रियली बता रहा हूँ, क्योंकि इतना माइंड काम नहीं करता वहाँ पर। अजय श्रेयस के पिता है, सूरज श्रेयस का भाई है, सीमा श्रेयस की माँ है। देखिए बना सकते हैं आप लोग अजय, तो देखिए मान लीजिए अजय है, ये किसका पिताजी है, श्रेयस का पिताजी है, तो हम लोग यहाँ पे पिता मान लिए। क्लियर है। सूरज श्रेयस का भाई है, तो ये सूरज जो है ना श्रेयस का, सूरज जो है ना श्रेयस का भाई है, तो श्रेयस का भाई सूरज हो गया। चलिए यहाँ पे सूरज कर दिए, आई थिंक ये भाई हो गया। अब सीमा श्रेयस की माँ है, तो ये पिताजी था तो इसकी माँ यानी सीमा देवी, इस साल सीमा मान लिए। क्लियर है। तो ये माइनस में कर दिए, तो यहाँ पे ये दोनों पति पत्नी हो गई है। अब क्या बोल रहा, देखिए सीमा अजय की पत्नी है, तो ऑलमोस्टली फैन दोनों पति पत्नी है, तो पहला सही है। सीमा सूरज की माँ है, बिल्कुल होगा, तो ऑलमोस्टली देखा है तो दोनों सही होगा। तो ऑप्शन नंबर देखें तो निष्कर्ष 1 और तो दोनों सही करेगा, तो ऑप्शन नंबर 1 को क्लिक करेंगे। एक दिशा सूचक यंत्र में हर दिशा को मूल दिशा से 135 डिग्री घुमाया जाता है। यदि घुमाव घड़ी की दिशा में चला जाए तो दक्षिण पश्चिम किस दिशा में होगा। देखिए सबसे पहले अगर आता है आप लोग डायरेक्शन को इस तरह से NEWS कीजिएगा, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ कीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा सा कंसंट्रेट करना है। एक दिशा सूचक में हर दिशा को मूल दिशा से 135 डिग्री घुमाया जाता है, 135 डिग्री घुमाता है। यदि घुमाव की दिशा से लिया जाए तो दक्षिण पश्चिम, तो फ्रेंड दक्षिण पश्चिम तो आपका ये बोला ना, तो यहाँ से आप लोग को 135 डिग्री स्टेप से लेना है। तो ऑलमोस्टली यहाँ से अगर ये लिया तो कौन सा रहा, तो मेरे अकॉर्डिंग तो ये उत्तर आ रहा, तो ऑलमोस्टली क्या होगा नॉर्थ ही होगा। तो ऑप्शन है बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी कर देंगे। चलिए ये देखिए इस टाइप्स का क्वेश्चन में भी पॉसिबिलिटी पूछ सकता है। तो ये 45 को अगर आप लोग सॉल्व कीजिए ना तो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, देख लीजिएगा बनाकर। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ओटलिस मीडिया कान मोतियाबिंद, तो मोतियाबिंद किससे संबंधित है, तो आंख से संबंधित होते हैं। ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। प्रकाश का कौन सा गुण दर्शाता कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। देखिए प्रकाश का कौन सा गुण, तो हमेशा याद रखिएगा ना, प्रकाश का जो पोलराइजेशन का जो रोल होता है वही आप लोग को शो करता है ये प्रकार का अनुप्रस्थ तरंग है, तो ध्रुवीकरण कहलाता है। क्लियर है। याद रखिएगा अनुप्रस्थ तरंगों में कंपन तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होते हैं। क्लियर है। चलिए अब याद है ध्रुवीकरण की खोज जो किया था वो 1808 में एटलिन लुई मॉलिस के द्वारा किया गया था। चलिए ऑलमोस्टली फ्रेंड्स याद रखिएगा प्रकाश एक प्रकार का अनुप्रस्थ के साथ साथ अनुदैर्ध्य तरंग भी होता है। क्लियर है। लेकिन यहाँ पे जो लिख रहा है उसके अकॉर्डिंग मैं चला था। देखिए निम्नलिखित कौन सा एक नवीकरण ऊर्जा स्रोत नहीं है, यानी कौन सा जो कभी समाप्ति वाला नहीं है, तो यहाँ पे नहीं है बोला। तो देखिए सौर ऊर्जा, जल विद्युत, पवन, तो यहाँ पे देखिए प्राकृतिक गैस यहाँ पे जो है ना एक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर देंगे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि 6 छात्रों का औसत भार 50 kg है, 2 छात्रों का औसत भार 53 kg है, 2 छात्रों का औसत भार 55 kg है, तो सभी छात्रों को देखिए कुछ नहीं करना। सबसे पहले 6 छात्रों का औसत भार 50 है, मैं 50 कर दिया हूँ। फिर 2 छात्रों का लिख रहा 53, मैं 50 कर दिया हूँ। फिर लिखा 2 अलग का लिख रहा 55, तो ये कर दिया। आप टोटल को ऐड कर देंगे तो देखिए ये आप लोग का यहाँ पे थोड़ा नंबर को अकॉर्डिंग ऐड कर देखिए। ये आप लोग का 6 है, 6 2 8 हो गया, 8 2 10, तो यहाँ से 10 से डिवाइड करेंगे तो 5 को 6 से गुना करेंगे तो फ्रेंड्स आप लोग बीच में आएगा 6 5 30, यानी कि यहाँ पे 300 आ गया। क्लियर है। 53 को 2 से गुना करें तो 106 आ गया, 55 को 2 से गुना करें 110 आ गया, बाई क्या करेंगे 10। आई थिंक टोटल ऐड कीजिएगा ना तो टोटल आएगा फ्रेंड 516, 516 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 11.6 आएगा, 51.6, यानी ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। समान धारिता के 2 कंटेनर दूध और पानी के मिश्रण से भरे हुए हैं। पहले में दूध और पानी का अनुपात 3:7 है और दूसरे में 7:9 है। अब दोनों मिश्रणों को एक बड़े कंटेनर में मिलाया जाता है तो दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। फ्रेंड्स कुछ नहीं करना आप लोगों को, देखिए पहला का क्या किया 3/7 कर दीजिए। क्लियर है। अब सेकेंड के लिए भी कीजिएगा तो यहाँ पे क्या लिखे 7/9 7 16 9 7 16 कर दीजिएगा। इसी प्रकार आप लोग को सेकेंड में जाना पड़ेगा।
तो 7/10 कर दीजिएगा प्लस यहाँ पे 9/16 कर दीजिएगा। अगर आप लोग सॉल्व करते हैं या दोनों को सॉल्व किए तो यहाँ पे आप लोग का आएगा 59/80 आएगा 80, और यहाँ पे क्या है तो 101/80 आएगा। तो 0 80 कट गया तो 59 101 आएगा। तो ऑप्शन है 59101। तो ऑप्शन में बी को क्लिक कर देंगे। 2550 का ऋण 2 समान अर्धवार्षिक किस्तों में चुकाया जाना है। यदि ब्याज अर्धवार्षिक के रूप में चक्रवृद्धि किया जाना है तो 8% वार्षिक है, तो प्रत्येक किस्त कितनी होगी? कुछ भी नहीं करना फ्रेंड, कुछ भी नहीं। किस्त का क्वेश्चन जब भी आता है देखिए अर्धवार्षिक के लिए बोला ना, तो 8 को आगे हाफ कर दिए 4% हो गया, और जो यानी कि समय को दुगना कर दिएगा। समय यानी कि देखिए 8% है तो रेट कीजिएगा तो 8 का आधा क्या होता है 4 हो गया, यानी रेट आप लोग का 4% और टाइम 1 का दुगना यानी कि 2 टाइम लिखिएगा। तो उसी के अकॉर्डिंग आप लोग को बनाना है, ठीक है। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, यानी 4% हो गया ना, तो सिंपल वे में क्या करेंगे 4% के अकॉर्डिंग लेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या करेंगे, यानी कि 104, हाँ शुरू में लेंगे 8%, यानी कि 4% के अकॉर्डिंग लीजिए ना, तो 4% के अकॉर्डिंग लेंगे। तो यहाँ पे देखिए 25 से 26 जाएगा, क्या जाएगा 25 से 26। तो यहाँ देखिए 25 था फिर 26। अब क्या करें, इसका यहाँ स्क्वायर लेंगे तो ऑलमोस्टली क्या होता है 576 होता है। इसका क्या होता है 525 होता है ना, 625 होता है, हम भूल गए। देखिए आई थिंक 6 का स्क्वायर होता है 676 होता है, 5 का स्क्वायर होता है 625 होता है। हम लोग क्या करेंगे बैलेंस करेंगे, तो ये तो 26 से गुना हो गया तो ये बैलेंस हो गया। हम लोग इसको भी क्या करें 26 से गुना करेंगे, तो 25 को 26 से आप लोग गुना कीजिएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, देखिए यहाँ पे कितना आ जाएगा, फिर आप लोग को सॉल्व करना है। तो देखिए आप लोग डायरेक्टली इसको सॉल्व कर लिया, तो देखिए टोटल कितना लिखा था 2550 लिख रहा था। हम लोग क्या करेंगे, देखिए 26-25 था ना, 26-25 था। अब एक और क्या कहें तो 26 एक और करते तो 51 आता है। इसके अकॉर्डिंग करेंगे तो 1352 आ जाएगा। क्या आएगा 1352, ऑप्शन है बिल्कुल, ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर देंगे। ये क्वेश्चन बनाइए काफ़ी इजी। एक दुकानदार लैपटॉप की बिक्री पर पहले 275 रुपये का नगद छूट, फिर 10%, 8% और 5% का निकट 3 क्रमिक छूट प्रदान करता है। यदि लैपटॉप का मार्क प्राइस 85,275 रुपये तो इसकी मत ज्ञात करना है। तो देखिए कुछ नहीं करना, देखिए टोटल मार्क प्राइस कितना लिख रहा है आप लोगों का, अब 85,275 है। हम लोग इसमें क्या करें, आगे नगद छूट देंगे 275 को माइनस कर देंगे, तो होपफुली आप लोग बीच में आएगा 85,000 आएगा। कितना आएगा 85,000 आया ना। तो आप क्या करेंगे फ्रेंड, कुछ नहीं करेंगे। देखिए ये 85,000 रुपये है ना, इसमें से 10% को माइनस करेंगे यानी 10% आ गया, फिर 8% को माइनस करेंगे तो 92% आ गया, फिर हम लोग क्या करेंगे 5% को माइनस करेंगे तो 95% आएगा। इसके अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे तो कुछ नहीं आएगा 666,861 आएगा, 66861। इन ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। काफ़ी इजी है लेकिन बनाइएगा, प्रैक्टिस कीजिए। तो चलिए 19 क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रही है। एक दुकानदार 44 रुपये प्रति केजी की दर से चावल बेचता है जिसका क्रय मूल्य 40 रुपये प्रति केजी है। इससे संतुष्ट नहीं होने के पर वह हर पैकेट में 200 ग्राम चावल निकालकर अपने लाभ कमाने की कोशिश करता है। तो दुकान के कुल लाभ प्रतिशत की गणना करें। देखिए ये क्वेश्चन आता है, स्टूडेंट्स लोग फंसते हैं। देखिए सबसे पहले 1 केजी, तो 1 केजी का क्रय मूल्य कितना था 40 रुपये, तो CP ऑफ 1 केजी का क्या लिखें 40 रुपये। अब देखिए क्या लिखना, इससे संतुष्ट नहीं होने के वह हर पैकेट में 200 ग्राम चावल ग्राम हटाता है। तो 200 ग्राम जब हटा देगा तो 1 केजी में 1000 ग्राम होता है, 1000 ग्राम में 200 ग्राम हटाएगा तो क्या बचेगा 800 ग्राम बचेगा ना। आई थिंक 800 ग्राम का SP कितना बच रहा है 44 में बेच रहा है। क्लियर है, यहाँ तक समझ आ गया होगा। तो क्या करें 800 ग्राम चावल का CP निकालेंगे। तो फ्रेंड्स CP जब निकालेगा तो देखिए यहाँ पे कितना था, ये 40 रुपये प्रति केजी था ना, तो यहाँ पे 40 का देंगे बाई, ये तो आप लोग का 1000 के अकॉर्डिंग बेच रहा है, ये क्लियर है। अब यहाँ पे मेन किसका यूज करें 800 ग्राम का, यहाँ से निकालेगा तो देखिए टोटल कितना रुपये आ रहा है 32 रुपये आएगा। यानी कि हम लोग 800 ग्राम चावल का CP निकालेंगे तो 32 रुपये आ गया। हम लोग को लाभ देखना था, तो लाभ कितना बेचा था चावल 44 में बेचता था। तो हम लोग क्या करेंगे 44 में से क्या करेंगे 32 को माइनस कर देंगे। ऑलमोस्टली यहाँ पे 32 आप लोगों का CP था, गुना क्या करेंगे 100। तो इसको सॉल्व कर देंगे तो 37.5% इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन है बिल्कुल ऑप्शन नंबर C को क्लिक कर देंगे। आई होप आप लोग क्लियर हुआ होगा। देखिए यहाँ पे आप लोग समझना पड़े 200 ग्राम हटा रहे थे ना, तो यहाँ 800 ग्राम बचता। तो देखिए 40 था, अब टोटल इसको 40 जो था 1000 ग्राम का था ना, यहाँ पे हम लोग 800 ग्राम की अकॉर्डिंग कर रहे थे। अब बना सकते हैं 32 आ गया था। चलिए 2 वर्षों के अंतराल पर पैदा हुए 6 बच्चों की आयु का योग 90 वर्ष है, तो सबसे बड़े आयु का उम्र क्या होगा। देखिए 2 वर्ष के अंतराल पे ना, तो 6 क्या लिखा 2 वर्षों के अंतराल पर पैदा हुए 6 बच्चों का आयु का योग 90 वर्ष है। कुछ नहीं करना है, देखिए 2 अंतर, पहला मान लीजिए x मान लीजिए, फिर क्या कहें x+2 मान लीजिएगा, फिर क्या मानेंगे x+4 मान लेंगे, तीसरा बच्चा हो गया, फिर क्या मानेंगे x+6 मान लेंगे, फिर क्या करेंगे x+8। देखिए टोटल कितना हो गया, कितना 1 2 3 4 5 हुआ, तो एक और ले लेंगे x+10 मान लेंगे। क्लियर है,
है। तो सारे का योग कितना लिखा है 90, तो 90 लिख लेंगे। टोटल एक्स देखेंगे तो 6x, तो 6x प्लस 6 यहाँ पे कितना ना 30 आएगा बराबर 90। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 6x का वैल्यू देखेंगे तो 90 में से 30 जाएगा तो 30 जाएगा तो 60 बचेगा। तो यहाँ पे देखेंगे x का वैल्यू जा रहा है आप लोग का केवल 10 आ रहा। तो बोला था बड़े, तो बड़े के लिए x प्लस 10 करेंगे ना, यानी कि 10, यहाँ पे वैल्यू 60, 10 प्लस 10 करेंगे तो 10 आएगा। ऑप्शन 20 है, बल्कि 20 ऑप्शन होगा। लक्षद्वीप समूह अंडमान निकोबार द्वीप समूह के समुद्री तट सहित भारत का समुद्री तट की लगभग कुल लंबाई कितनी है? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, दोनों की कुल लंबाई जो है तो 7,517 किलोमीटर, 7,517 किलोमीटर होता है। क्लियर है। और ये भारत की स्थल सीमा की कुल लंबाई बोले तो 15,000, देखिएगा 15,106.7 किलोमीटर स्थलीय का कुल होता है। ठीक है। अब ये तटीय का बोलेंगे तो 7,516.6 किलोमीटर होता है। इस चीज़ को आप लोग को ध्यान में रखिएगा। क्लियर है। अब देखिए भारत का अगर आप लोग मैप बनाते हैं तो देखिए ऑलमोस्टली आप लोग मैं तो बना नहीं पाया। देखिए भारत में देखिए मैं आप लोग को थोड़ा बताता हूँ। देखिए ये आप लोग को होता है नॉर्थ, होता है ये ईस्ट, नॉर्थ होता है ये साउथ, होता है ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे यानी पूर्व है, ये पश्चिम है। तो यहाँ का जो दूरी है 2933 है। क्या है 2933 किलोमीटर है। वही नॉर्थ से सॉल्व करेंगे तो 3214 होगा। ये भी आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। क्लियर है। यानी कि पूर्व से पश्चिम तक, यानी कि देखिए ये आप लोग को लीजिए पूर्व, ये लीजिए पश्चिम। कैसे याद नहीं कीजिए, कैसे भूलिएगा। देखिए ये होता है 2933। इसके लिए ट्रिक मैं बताता हूँ ताकि आप लोग 3214 इसमें कन्फ्यूज। देखिए पा है ना दोनों एक जैसा, तो यहाँ भी देखिए 3 3 एक जैसा। तो इस टाइप से कभी नहीं भूलिएगा। ठीक है। अब 3214 आप लोग का उत्तर से दक्षिण है। चलिए कहा जाता है कि 1906 में भारत का पहला प्रथम राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया था। तो फ्रेंड्स आप लोग पढ़े भी होंगे, जान भी रहेंगे। तो 1906 में भारत का पहला राष्ट्रीय ध्वज जो फहराया गया था, भारत की उस समय राजधानी क्या था, कलकत्ता थी। तो कलकत्ता में फहराया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। ठीक है। अब याद रखिएगा भारत का गैर आधिकारिक ध्वज, पहला राष्ट्रीय ध्वज 7 अगस्त, देखिए मैं लिख देता हूँ 7 अगस्त 1906 को पारसी बागान चौक में कलकत्ता में फहराया गया था। क्लियर है। और याद कीजिएगा आप लोग को 1960 में मैडम भीखाजी कामा ने स्टुअर्ट गार्ड में झंडा फहराया था, स्टुअर्ट गार्ड में। क्लियर है। और यही पहला विदेशी थे जो फहराए थे। क्लियर है। इस चीज़ को भी आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। डेट था शायद 22 अगस्त था सर, हाँ 22 अगस्त था। ठीक है। चलिए अब याद रखेंगे होम रूल आंदोलन के दौरान 1917 में एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने भी झंडा फहराया था। क्लियर है। और भारतीय झंडा को जो स्वीकार किया गया 22 जुलाई 1947 को, ये आप लोग याद रखिएगा 22 जुलाई 1947 को भारतीय तिरंगा को अपनाया गया। अब 22 जुलाई को ही प्रत्येक वर्ष भारत में राष्ट्रीय झंडा दिवस मनाते हैं। क्लियर है। चलिए हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन कब किया गया था? सबसे पहले फ्रेंड्स का फुल फॉर्म यानी HRSA बोलते। देखिए HRSA हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। तो इसका गठन जो हुआ था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, सॉरी यहाँ पे एक होता है HSA। देखिए यहाँ पे दो चीज़ होता है, एक होता है HRA। तो HR का फुल फॉर्म होता है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। इसका स्थापना हुआ था 1924 में हुआ था। क्लियर है। ये जो हुआ था कानपुर में हुआ था। कहाँ पे हुआ था फ्रेंड? कानपुर में हुआ था। इस चीज़ को याद रखिएगा। क्लियर है। अब इसी के तर्ज पे एक और हुआ था HSRA हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, सॉरी S4 होता था सोशलिस्ट एसोसिएशन। इसका हुआ था 1928 में हुआ था। तो इसका राइट आंसर 1924 हो गया। क्लियर है। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। क्लियर है। चलिए और फ्रेंड्स बात करते हैं, इसमें और कुछ है याद रखें काकोरी कांड। तो काकोरी कांड बहुत ही फेमस है, 9 अगस्त 1925 को हुआ था। क्लियर है। इस चीज़ को भी आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। और उसमें क्या हुआ था, एक ट्रेन जा रही थी, यानी कि लखनऊ से शाहजहाँपुर जा रहा था, जहाँ पे आप लोग को 8 डाउन ट्रेन में लूट मच गई था। चलिए भारत के जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे अधिक बौद्ध आबादी है? तो ऑलमोस्टली में सबसे अधिक बौद्ध आबादी अगर देखिएगा ना महाराष्ट्र में। कहाँ पे? ये महाराष्ट्र में है। क्लियर है। अब यानी कि ऑप्शन नंबर डी होगा। क्लियर है। चलिए और फ्रेंड सबसे ज़्यादा भारत में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन जो है किसका? हिंदू का है। उसके बाद मुस्लिम लोग का है, यानी मुस्लिम का है, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन का होता है। अब भारत में अल्पसंख्यक जो आता है, अल्पसंख्यक कितने आते हैं आप लोगों को पता है? बिल्कुल 6 आते हैं, 6 समुदाय आते हैं। देखिए मुस्लिम आते हैं, ईसाई आते हैं, फिर सिख आते हैं, बौद्ध आते हैं, जैन आते हैं, 1 2 3 4 एक और कुछ आते हैं। ठीक है। या पारसी एक आते हैं, टोटल 6 आते हैं। घोड़ासवारी के खेल में तब होता है जब एक घोड़ा या सवार छलांग के उस अवयव को कम नीचे कर देता है जो कि बाधा की ऊंचाई तय करता है। तो 59 का राइट आंसर होता है नॉकडाउन। क्या होता है? नॉकडाउन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का 42वां संविधान संशोधन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो देखिए 42वां संविधान संशोधन को लघु संविधान भी कहते हैं, या फिर इसी के साथ साथ इसे मिनी संविधान भी कहते हैं, साथ में इंदिरा संविधान भी कहते हैं। ये जो लागू हुआ था 1976 में। देखिए पारित किया, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आता है, एक होता है पारित किया गया, तो पारित हुआ था 1976 में। ठीक है। लेकिन लागू किया गया था 1977 में। तो यहाँ पे पारित किया गया तो 1976 में कीजिए। क्लियर है। और
और क्या बाकी ये याद रखिए, इसी में आपका यानी 42वें संविधान संशोधन के द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति की गठन का भी मूल हुआ था। क्लियर है, इस चीज़ को भी आप लोग को ध्यान में रखेगा। अच्छा, 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 1978 में हुआ था, इस चीज़ को भी याद रखिएगा। और 43वां 1977 में हुआ था। और याद रखिएगा 42वां संविधान संशोधन में 3 चीज़ को जोड़ा गया था। सबसे पहले संविधान के यानी कि प्रस्तावना में आप लोग का जो संविधान था ना, उसमें प्रस्तावना में एमेंडमेंट में हुआ था, तो इसमें 3 शब्द जोड़ा गया था। सबसे पहले आप लोगों के पास समाजवादी जोड़ा गया था, पंथनिरपेक्ष और अखंडता जोड़ा गया था। देखिए बेजोड़ शब्द को ज्ञात करना है। सबसे पहले देखिए 4096, ये आप लोग का 16 का क्यूब होता है। किसका होता है? 16 का क्यूब होता है। ये जो अगर कीजिए तो 16 का 17 का क्यूब होता है। ये आप लोग का 18 का होता है, लेकिन 3 जो ये किसी का क्यूब नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर देंगे, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। इसमें आप लोगों को बताना है यदि श्रृंखला का उल्टा भाग उलट दिया जाए, दूसरा भाग उलट दिया है, तो कितने संख्याओं के बाद एक वर्ण आता है। तो फ्रेंड्स इसको कंसंट्रेट करके अगर बनाएगा ना तो देखिएगा एक ही आएगा। चलिए ये आप लोग का है KBVMPT फलकों वाले एक ही पासे को 2 अलग अलग स्थितियों में नीचे दिखाई गई है। तो बी अक्षर वाले के फलक के विपरीत क्या होगा? देखिए इसमें सबसे पहले कॉमन देखिए क्या आ रहा, तो देखिए के आ रहा ना, देखिए के आ रहा, तो हम लोग के से क्या करें क्लॉकवाइज चलेंगे। तो देखिए सबसे पहले के लिख देंगे, फिर क्या है भी है, फिर क्या है बी है, के भी पी कर देंगे, फिर के लिख देंगे, फिर पी लिखेंगे, अब एम लिखेंगे। आई होप आप लोग को क्लियर हुआ होगा। अब देखिए हम लोग यहाँ पे देखना चाहें के रिपीट हो गया, तो यहाँ पे कौन सा आ सकता है? देखिए के ऑलमोस्टली यूज हो गया, बी का भी यूज हो गया, भी का भी यूज हो गया, एम का यूज भी हो गया, तो पी का भी यूज हो, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? टी लिखेंगे। तो टी, तो यहाँ पे आप लोगों को लिख रहा था बी का, लिख रहा था क्या? शायद बी का लिख रहा था, बी के यहाँ पे क्या आ गया? एम आ गया। बी अगर बोल रहा तो एम हो गया, बी लिख रहा, हाँ तो बी के यहाँ पे क्या लिखें? एम। तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक करेंगे, तो 63 का ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। इसको बनाइएगा फ्रेंड। देखिए ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन सबसे पहले P प्लस क्यू का लिख रहा, चलिए बना ही देते हैं ताकि आप लोग को भी मजा आ जाए। देखिए सबसे पहले P प्लस क्यू प्लस कर, तो P प्लस कर, अरे भाई वाह हो गया, देखते हैं कोई दिक्कत नहीं है, वैसे मैं बता ही दूंगा। देखिए सबसे पहले फ्रेंड P प्लस क्यू, देखिए है ना, तो हम लोग क्वेश्चन सेट नंबर शायद 11 पढ़ रहे थे, चलिए 11 नंबर में था, क्वेश्चन नंबर 64 थे। तो देखिए थोड़ा सा हो जाता है, क्या कीजिएगा। देखिए सबसे पहले यहाँ पे 64 में आ रहा है, तो देखिए P प्लस क्यू, तो प्लस का अर्थ है AB की माता, यानी P फ्रेंड्स आप लोग को याद रखिए Q की माता है, यानी P आप लोग का मदर हो गया किसका? Q का। तो आई थिंक आप लोग का इसका आप लोग जानेंगे जेंडर क्या होगा? नेगेटिव हो गया। क्लियर है। माइनस का अर्थ लिखा AB की पिता है, यानी Q जो है ना आप लोग का R का पिता है। आई थिंक फ्रेंड्स आप लोग का इसका जेंडर, हाँ इसका प्लस हो गया। माइनस यहाँ पे डेल, तो डेल्टा का अर्थ आप लोग यानी सॉरी यहाँ पे डॉलर का अर्थ लिख रहा आप लोग का, यानी डॉलर का अर्थ आप लोग क्या लिख रहा? तो ए बी की पुत्री है, यानी कि क्यू जो है ना आर की पुत्री हो गया। क्यू जो है आप लोग का आर की पुत्री क्या लिख रहा है? देखिए क्यू माइनस आर हो गया ना, यहाँ आर एस में लिख रहे हैं रिलेशन, तो आर जो है एस की पुत्री हो गया। आई थिंक फ्रेंड्स आर जो है ना एस की पुत्री हो गया, तो हम लोग इसका पुत्री बना लिए। क्लियर, यानी इसका पुत्री हो गया। अब क्या लिखे? परसेंट, तो प्रतिशत का अर्थ लिखा ए बी की बहन है, यानी एस जो है ना वह टी की बहन हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग लें तो ये आप लोग को बहन हो गया। क्लियर है। अब आप लोग को पी का एस से क्या समझ, चलिए पी का एस से देखते हैं। तो ये आप लोग का एस हो गया और ये आप लोग का पी है, तो यहाँ से रिलेशन आप लोग को देखना है, तो ऑलमोस्टली देखिए सांस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सांस हो जाएगा। चलिए 64 हो गया। अगला क्वेश्चन फिर से देखिए मैं आ गया हूँ, देख सकते हैं। क्लियर है। ग्लास ब्रिज में घूमने गए थे, कल का प्लेस है ये। चलिए पर्सनली चीज़ शेयर नहीं करना चाहिए वैसे। देखिए एक निश्चित कुट भाषा में, तो देखिए कुट भाषा में आप लोग देखिएगा ना डी यू, यहाँ पे देखिए मैं बनाना चाहता हूँ, डी है यू है, फिर आप लोग का आर है, फिर ए है, फिर आप लोग का बी लिख रहा, फिर एल ई एस। तो इसके सामने आप लोग देखिएगा ना, तो ये आप लोग को लिख रहा सिंपल में बी लिख रहा, फिर एस लिख रहा, भी लिख रहा, ई लिख रहा, फिर टी लिख रहा, ये एफ लिख रहा है, एम लिख रहा है, ये सी लिख रहा है। आई होप आप लोग देखे होंगे। तो इसी के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। देखिएगा सबसे पहले अगर आप लोग देखिएगा ड्यूरा है ना ये, तो चलिए देखिए ए के बाद क्या आता है? बी आता है, आर के बाद क्या ऐसा आता है? यू आता है, आर के बाद एस होता है, आर के बाद एस, यू के बाद भी, डी के बाद ई आ गया। यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा। देखिए एस के बाद टी, ई के बाद एफ, एल के बाद एम, बी के बाद सी। इस टाइप से हम लोग किए हैं। अब देखिए इसी के बेसिस पे आप लोग को फिजिबल को करना है, तो हम लोग क्या करेंगे? 4 को आगे घटा देंगे, एफ ई एस को आगे हटा देंगे, फिर फिज हो गया। अब इसका एफ बी एल ई का करेंगे, एफ बी एल ई का करेंगे, और आई था ना ये आई बी एल ई है। और आप लोग कर लीजिए। सबसे पहले क्या करें? एस, तो एस के बाद हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे? टी लिखेंगे। ए के बाद क्या आता है? बी, ई के बाद क्या आता है? एफ, जी के एफ के बाद क्या आता है? जी, यहाँ पे हो गया। एफ के बाद क्या आता है? जी आता है। ई था इस वाले ई था, तो ई के बाद यहाँ पे एफ लिखेंगे, एल के बाद एम लिखेंगे, बी के बाद सी, आई के बाद जे। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर अगर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर सकते हैं। चलिए ये क्वेश्चन सबसे इजी क्वेश्चन है, आप लोग को बनाना होगा। देखिए 4 में अगर हम लोग 6 को ऐड करेंगे 10 आ गया, फिर 10 10 20 आ रहे, यानी 10 ऐड किए हैं, यहाँ पे 6 ऐड किए हैं, फिर देखिए तो हम लोग 10 ऐड किए हैं,
फिर यहाँ पे देखिएगा तो आप लोग 14 ऐड कर रहे हैं, क्लियर, 14। आई थिंक यहाँ देखिए +4 वाला, फिर +4 वाला, फिर +4 ऐड करें यानी 18 ऐड करेंगे। तो इसी प्रकार फिर यानी करेंगे 22, यानी यहाँ पे टोटल देखिए लास्ट में 30 ऐड कीजिएगा, तो 52 82, यानी कि यहाँ पे करेंगे टोटल 26, यानी कि टोटल देखेंगे ना तो यहाँ पे राइट आंसर आएगा 74 आ जाएगा। तो ऑप्शन है बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे। देखिए, किस अंतर्राष्ट्रीय समझौते का उद्देश्य जलवायु परिवर्तन से निपटना था? तो ऑलमोस्टली फ्रेंड मैं आप लोगों को डिस्कस किया था। देखिए, पेरिस समझौता, पेरिस समझौता का संबंध था आप लोग का जलवायु परिवर्तन से निपटना, तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। आई होप आप लोगों को मैं बताया था पेरिस समझौता जो हुआ था 2015 में हुआ था। कब हुआ था? 2015 में हुआ था। ये पेरिस में अपनाया गया था, क्लियर है। चलिए अब याद रखिए, बातें करना चाहता कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स का। तो पेरिस समझौता कब हुआ था? इसका उद्देश्य था जलवायु परिवर्तन से निपटना। ये कब हुआ था? तो 2015 में हुआ था। चलिए एक्स्ट्रा क्वेश्चन फ्रेंड्स, देखिए बातें करना चाहते हैं क्योटो प्रोटोकॉल। तो क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में आप लोगों को बताते हैं, ये जो हुआ था 1997 में हुआ था, 1997 में हुआ था, क्लियर है। चलिए अभी बातें करना चाहते हैं मॉन्ट्रियल, ये आप लोगों का ग्रीन हाउस से संबंधित था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का जो हुआ था वह 1987 में हुआ था। इसका संबंध था ओजोन परत की बचाव से था, क्लियर है। चलिए IPv4 एड्रेस कितने बिट का होता है? ये क्वेश्चन आता है फ्रेंड। तो देखिए IPv4 जो होता है ना, ये 32 बिट का होता है। ये क्वेश्चन जैसे CGL में आया था पेपर में, ये मैं सही किया था पर सिलेक्टेड नहीं हुआ। पर देखिए याद है IPv4 का जो बिट होता है वो 32 बिट का होता है, क्लियर है। मैं लिख देता हूँ ताकि आप लोग को याद हो जाए। IPv4 का एड्रेस भी जो 32 होता है वह 32 बिट का होता है, क्लियर है। IPv4 का अर्थ होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल संस्करण 4 होता है, क्लियर है। इस चीज़ को आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। चलिए अब इसमें कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स तो है नहीं, वैसे आप लोग बाइनरी वगैरह के बारे में जानते ही होंगे, इसलिए मैं एक्स्ट्रा फैक्ट्स बता नहीं रहा हूँ। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा, किसी मॉन्ट्रियल, क्या लिख रहा है, किसी मॉन्ट्रियल समझौते का उद्देश्य जलवायु परिवर्तन पर निपटना है। तो देखिए किस अंतर्राष्ट्रीय समझौते, क्या पढ़ दिया मैं, देखिए किस अंतर्राष्ट्रीय समझौते का उद्देश्य था जलवायु परिवर्तन से ये करना था। तो अभी तो जस्ट मैं बता दिया था ना, ये हो चुका। देखिए 69 स्किप है। देखिए 70 नंबर क्वेश्चन, यदि दो बर्तन की ऊंचाई 3:4 के अनुपात में है और उसके आधार की व्यास 5 में है तो बेलन का आयतन बताना है। सबसे पहले आप जानते हैं बेलन का आयतन क्या होता है, πr² होता है, क्लियर है। देखिए पाई कर दें r², तो r देखिएगा तो 6 है, तो 6 का आधा 3, तो 3 का स्क्वायर हम लोग यहाँ पे 9 कर सकते हैं, क्लियर है। अब यहाँ पे h का वैल्यू देखिए 3 है, 3 कर देंगे सेकेंड, πr², तो 5 का आधा करेंगे तो 5/2 का आधा कर देंगे। आई थिंक हम लोग कर दिए हैं, 5/2 का आधा कर देंगे और h यानी 4। अब आप लोग सॉल्व कीजिए फ्रेंड्स। अगर आप लोग पूरे का पूरे रेशियो निकालते हैं तो पाई कैंसिल हो गया। अब और भी कुछ कैंसिल हो रखा है, नहीं आ रहा। तो यहाँ पे 5 आधारों का व्यास लिख रहा है, आधार का व्यास लिख रही है। तो एक काम कीजिए ना आप लोग, सबसे पहले एक काम कीजिए, देखिए आधार का व्यास लिख रहा ना ये, तो हम लोग क्या करते हैं पाई रहने किसी को कैंसिल नहीं करता, r²। तो r का वैल्यू देखिए तो 6 है, तो मैं 6² रहने दी हूँ, h यानी यहाँ पे 3 कर दी, जस्ट लाइक सेम पाई रहने देंगे r²। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे 5 का स्क्वायर कर देते हैं, क्लियर है। तो यहाँ 4 करते हैं, ये कैंसिल हो गया। 6 का यहाँ भी आप लोग को 36 हो गया, गुना 3 करते हैं, इंटू 25 यहाँ पे हो गया, इंटू 4। अब सॉल्व कीजिए ना, तो यहाँ भी आप लोग का, हाँ देखिए 4 का पावर में 36 9 बार में आता है, तो 9 27 25 आ गया, 27/25, यानी ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे, सही हो गया आप लोग का। 7 मित्रों में से प्रत्येक ने एक प्रोजेक्ट पर 30 रुपये खर्च किया तथा 8वें मित्र ने सभी 8 के औसत खर्च से 63 रुपये अधिक खर्च किया, तो उसके द्वारा कुल खर्च किया कितना होगा। कुछ नहीं करना, पहला आप लोग का एक्स था, क्लियर है। उसके बाद क्या लिख रहा है, 8वें मित्र ने सभी 8 के औसत से, देखिए सबसे पहले क्या करें, जब भी स्टेप्स का क्वेश्चन आता है 7 मित्रों में से प्रत्येक एक प्रोजेक्ट पर 30 रुपये खर्चा करता और 8वें मित्र ने सभी 8 के औसत से 63 रुपये अधिक किया। तो मान लीजिए कि 8वां का हमको पता नहीं, एक्स मान लीजिए, क्लियर है। तो 8वें मित्र का करेंगे तो इससे कितना रुपये अधिक है, 63 रुपये अधिक है। तो ये आप लोग का हो जाएगा ना, यहाँ तक समझ आ गया होगा बिल्कुल। अब देखिए प्रश्न से चलेंगे। सबसे पहले 7 मित्रों ने, तो देखिए 7 मित्रों ने कितना रुपये खर्चा किया, 7 और 7 करें कितना, 30 रुपये खर्चा किया। अब 8वें, तो 8वें के लिए ऐड करें, तो 8वें के लिए एक्स था प्लस क्या कितना ऐड करेंगे 63। आई होप क्लियर होगा। टोटल अगर देखेंगे तो कितना था 8 था, बराबर क्या करेंगे एक्स कर देंगे। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा, क्लियर है। अब यहाँ से आप लोग सॉल्व कर लीजिए, तो एक्स का वैल्यू 39 आएगा, क्लियर है। और हम लोग को क्या निकालना था टोटल, तो हम लोग 8 को क्या करेंगे 39 से गुना करेंगे, 312 आएगा। क्या आएगा 312, ऑप्शन है बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन को देखता हूँ मैं, है ना। देखिए एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का अनुपात 8 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना घनाभ का। तो फ्रेंड्स का फार्मूला आप लोग जानते हैं, तो क्या होता है 2 × LB + BH × HL होता है। तो L का वैल्यू 8 है, B का वैल्यू 11 है, फिर देखिए 11 × 16 करेंगे, फिर 16 × 8 कर देंगे। अब आप लोग सॉल्व कर लीजिए ना, ये
2 कर दें, 11 88 हो गया। अब 16 को 11 से गुना करें 176 हो गया, फिर 16 को 8 से गुना करें 128 हो गया। सारे को जोड़ देंगे तो 784 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, 784 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। चलिए अब देखते हैं 74 नंबर क्वेश्चन क्या लिख रहा है ये। तो फ्रेंड्स 74 नंबर आप लोगों के सामने ये क्वेश्चन रहा, देखते हैं क्या लिख रहा। एक छात्र ने अंग्रेजी और इतिहास में समान अंक प्राप्त किए। इतिहास तथा गणित में अंकों का अनुपात देखिए, इतिहास तथा गणित में अंकों का अनुपात 5:4 है। 3 विषयों में से प्राप्त कुल अंक 70% है। प्रत्येक विषय के लिए अधिकतम अंक 100 है। तो इतिहास में कितने अंक प्राप्त किए, कुछ नहीं करना। देखिए इतिहास और गणित के लिए 5 और 4 है, तो मान लिया इतिहास के लिए 5x हो जाएगा। और मोस्टली यहाँ पे किसके लिए, इतिहास और गणित के लिए। देखिए अंग्रेजी इतिहास का समान है, इतिहास और गणित के ये लिख रहा। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे क्या लिखा, देखिए अंग्रेजी और इतिहास के अंक समान है। तो इतिहास का देखिए हिस्ट्री का और हिस्ट्री यानी एच का और इंग्लिश का समान है। अब देखिए हिस्ट्री का आप लोगों का सामने क्या लिख रहा है, 5 रेशियो। तो 5 ये है तो ये भी क्या होगा, 5 होगा। और मोस्टली मैथमेटिक्स का क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे ना। तो यहाँ पे x मान लें, 5x 5x 4x। अब ये तीनों विषय कुल अंक 70 है, तो तीनों को जोड़ दीजिए ना। 5 × 10 = 14x हो गया। आई थिंक 14x आ गया, क्लियर है। तो 14x का वैल्यू क्या करेंगे, 70 हो गया, 70 लिख देंगे। आई होप क्लियर हुआ होगा। अब देखिए प्रत्येक विषय के लिए अधिकतम अंक 100 है, तो हम लोग क्या करेंगे, 70% था, सॉरी, तो 70% कर देंगे। अब सारे के लिए यहाँ पे 3 विषय था, तीनों का मैक्सिमम अंक 3 है, तो 300 यहाँ पे लिख देंगे ना। आई होप क्लियर हुआ होगा। अब सॉल्व करें, 14 × 5 क्या होता है, 70 होता है, 5। अब आप लोग सॉल्व कर लीजिए ना। तो यहाँ से अगर हम लोग सॉल्व करते हैं 5 × 15, आई थिंक यहाँ पे 15% नहीं कि एक्स का वैल्यू निकालिए तो 15 आएगा, ठीक है। हम लोग को निकालना किसका था, इतिहास का। तो इतिहास का 5x माने, तो 5x का वैल्यू कितना माने, 15। तो 15 पर क्या होता है, 75। ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। चलिए प्रेस और पुस्तक रजिस्ट्रीकरण अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया था। तो 75 का राइट आंसर होगा 1867 में किया गया था, 1867 में किया गया था, क्लियर। इसे याद रखिएगा आप लोग। चलिए भारत में स्वास्थ्य अवसंरचना और स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली की संरचना कैसी है। तो ऑलमोस्टली फिर भारत में स्वास्थ्य अवसंरचना और स्वास्थ्य देखभाल की जो संरचना है ये कैसा है, तो त्रिस्तरीय। कैसा है ये, त्रिस्तरीय है। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत का लोक संगीत महाभारत पर आधारित है। भारत का लोक संगीत महाभारत पर आधारित है, जिसमें भीम को नायक के रूप में चित्रित किया गया, नायक के रूप में चित्रित किया गया। तो ये अगर आप लोग देखिएगा तो ये पांडवानी होगा। ये सब सारे क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरनली क्वेश्चन पूछ रही है, पांडवानी होगा, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। देखिए पूर्वी घाट के सबसे ऊंची चोटी को क्या कहते हैं। और मोस्टली फिर आप लोग पढ़े होंगे, देखिए यहाँ पे आप लोग पढ़े होंगे मैप के अकॉर्डिंग, भारत के मैप पढ़े होंगे। तो देखिए ये होता है पूर्वी घाट, यानी यहाँ पे पूर्वी घाट आता है, यहाँ पे पश्चिमी घाट आता है। तो पूर्वी घाट के सबसे बड़ी को बोलते हैं ना महेंद्रगिरी। क्या बोलते हैं, महेंद्रगिरी बोलते हैं, क्लियर। तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे, क्लियर है। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, क्लियर है। चलिए अब वैसे तो हाँ, वैसे इसके ऊपर जो होता है झिंदा गड़ा होता है, ठीक है। चलिए अब महेंद्रगिरी होता है, इसकी ऊंचाई अगर पूछता ना तो 1501 मीटर होता है, याद रखें 1501 मीटर होता है, क्लियर है। चलिए गारो खासी जयंती तो आप लोग जानते होंगे मिजोरम के अंतर्गत आता है, और कंचनजंगा सिक्किम में होती है। अनाई मुड़ी आप लोग का पश्चिमी घाट का होता है सबसे बड़ी, क्लियर है। चलिए अनाई मुड़ी जो होता है पश्चिमी भाग का, याद का अनाई मुड़ी की पहाड़ी स्थित दक्षिण भारत की सबसे ऊंची पहाड़ी अनाई मुड़ी होती है। इसकी लंबाई होता है 2695 होता है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद को साधारण बहुमत के साथ संशोधित नहीं किया सकता। देखिए नहीं किया सकता, इस चीज़ पे आप लोगों को फोकस करना पड़ेगा। तो देखिए मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ 21, देखिए याद रखिएगा अनुच्छेद 21 को साधारण बहुमत के साथ संशोधित नहीं किया जा सकता। तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर देंगे, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रही है। तो अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, आप लोगों को आर्टिकल 2 पता है क्या होता है। देखिए आर्टिकल 2 में संसद को यह शक्ति दी गई कि संसद विधि या ऐसे निबंधन पर शर्तों पर वह ठीक समझे कि राज्य की संघ में नए राज्यों का प्रवेश की स्थापना कर सकते। नहीं कि मान लें कि अपना देश है, तो अपना देश में नए राज्य का स्थापना करना है, तो आर्टिकल 2 होता है। वही 3 में क्या होता है, नए राज्यों का नाम, अर्थात कोई राज्य का नाम बदलता है या वर्तमान राज्य या किसी पुराने राज्य का सीमा या नाम वगैरह बदलते हैं ना, तो आर्टिकल 3 के तहत होता है, क्लियर है। और वही आपका 2 में क्या होता है, संसद विधि द्वारा नए राज्यों का प्रवेश किया था। ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 169 आई थिंक हमें लग रहा है विधान परिषद का होता है। आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए 169 विधान परिषद का सही है क्या, क्योंकि विधान परिषद के लिए आप लोग होता है कम बात थोड़ा कीजिए। तो के फॉर होता है कर्नाटक, ए फॉर होता है उत्तर प्रदेश, एम फॉर महाराष्ट्र, बी फॉर बिहार, ए फॉर आंध्र प्रदेश, डी फॉर तेलंगाना। चलिए किस ग्रह के चारों ओर वलय नहीं है। तो देखिए सबसे पहले याद रखिए ऑप्शन के बाद बुध ग्रह के चारों ओर वलय नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक करें। बुध ग्रह का एक भी आप लोग का सैटेलाइट नहीं है, ठीक है। चलिए
ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन। चलिए देखिए, कुछ पेन यानी फ्रेंड मान लीजिए कुछ पेन है आप लोगों का, किताब है, किताब यानी बुक मान लीजिए, सभी किताब क्या कैंपस है, तो सी मान लीजिए कुछ कैंपस पिन है, तो यहाँ पे लोग पिन के लिए PIN लिख दिए। अब क्वेश्चन आइए, क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ ऑल लिख रहा आप लोग का, कुछ कंपास पेन है, तो कंपास देखिए कुछ कंपास आप लोग का पेन है ऑलमोस्टली है, तो लिख देंगे सभी कंपास पेन है, सभी कंपास पेन नहीं है तो गलत कर देंगे। कुछ पेन किताबें हैं, कुछ पेन, ये आप लोग का पेन है, किताबें, हाँ बिल्कुल है, कुछ पेन किताबें हैं आप लोग का। कुछ कंपास किताबें हैं, कुछ कंपास, तो कंपास किताबें बिल्कुल है, तो केवल आप लोग का 1 3 4 सही होगा, तो 1 3 4 सही होगा, तो 1 3 4 है। यहाँ पे कंफ्यूज कर गए हम खुद, यहाँ पे कंफ्यूज कर गए हम, यहाँ पे कंफ्यूज कर गए फ्रेंड, सॉरी। देखिए कुछ पेन किताब है, तो मान लीजिए कुछ ये पेन है ना, कुछ की पेन को किताब मान लिए, फिर लिखा सभी किताबें कंपास है, ठीक है, कुछ कंपास पिन है, तो यहाँ पे ये मान लीजिए ना, पहला बोरा आप लोग के सामने देखते हैं क्या दिख रहा, कुछ कंपास पेन है ऑलमोस्टली, देखिए कुछ कंपास आप लोग का पेन है ऑलमोस्टली है, तो पहला सही है। सभी कंपास पेन है, नहीं नहीं सभी सेकेंड गलत हो गया था। कुछ पिन ओ वहाँ पे पिन लिख रहा, पेन का था, कुछ पिन किताबें नहीं है, पिन का किताबें से संबंध नहीं है, अलग हो जाता। और 4 सही, यानी कि 1 और 4 की बात सही हो, तो ऑप्शन नंबर 1 और 4 सही होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए, प्रकाश कादिर रमेश सौरभ और तारिक मित्र है, रमेश कादिर के से लंबा है लेकिन सौरभ से छोटा है, प्रकाश सबसे छोटा है, तारिक सौरभ से लंबा है, उनमें से सबसे लंबा कौन है। देखिए अगर आप लोग पढ़ते हैं अच्छे से तो आप लोग बना सकते हैं, प्रकाश कादिर रमेश सौरभ और तारिक मित्र, रमेश कादिर से लंबा है। देखिए मान लीजिए रमेश को लिख दिए, तो फ्रेंड्स आप लोग लिखिए ना यहाँ पे रमेश, ये रमेश आपका किससे लंबा है, कादिर से, तो हम लोग यहाँ लिख देंगे कादिर, रमेश आप लोग का कादिर से लंबा है, रमेश का लेकिन सौरभ से छोटा, आई थिंक फ्रेंड यहाँ सौरभ से छोटा है, क्लियर है। प्रकाश सबसे छोटा, आई थिंक यहाँ पे हम लोग प्रकाश कर देंगे, ठीक है, प्रकाश सबसे छोटा हो गया। और तारिक सौरभ से लंबा है, तारिक जो है ना सौरभ से लंबा है, यानी कि हम लोग यहाँ पे तारिक करेंगे, वैसे भी तारिक सबसे लंबा है, सबसे लंबा कौन है, तारिक करेंगे, हम लोग का फ्रेंड है, तारिक सबसे लंबा भी है, तो ऑप्शन नंबर देखें ए, तो यानी और प्रकाश बिगू भी छोटा है, तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे। चलिए इसको आप लोग देखिएगा 83 को स्किप कर रहे, देखिए ये सब क्वेश्चन देख लीजिएगा, 85 है, तो फ्रेंड 85 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, देख लीजिएगा इजी क्वेश्चन है ये। 86 बोल रहा, देखिए इंटीग्रेशन में अक्षरों का कितने जोड़े ऐसे हैं जिनके मध्य उतना ही अक्षर जितना अंग्रेजी वर्णमाला के उनके मध्य आते हैं, तो ये क्वेश्चन जो आता है टाइम टेकिंग क्वेश्चन होता है। चलिए मैं देखता हूँ, सबसे पहले अगर आप लोग लिखते हैं ना, तो देखिए हम लोग इसके लिए आगे आप लोग लिख लीजिए बड़ा पे, देखिए INTE, देखिए मैं INTEGRATION, ये आगे लिख दीजिए आप लोग, ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। अब देखिएगा आप लोग पढ़िएगा, देखिए IJKLMNOPQR है, पहला खाता एन के बाद OPQR, तो पहला आप लोग को आर आ रहा, ST 2 आ रहा, यहाँ देख टी के बाद क्या होता है UVW, हटाइए EFGH, यहाँ से भी नहीं आ रहा आप लोग का, तो आर से देखते हैं RST यानी 2, यहाँ पे देखिए टोटल 3 आ रहा, कितना आ रहा, 3 आ रहा, और भी देखते हैं देखिए ON, तो एन के बाद ओ आता है ना, हाँ तो टोटल 4 ही आएगा, आप लोग देख लीजिए टोटल 4 आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, HTML में P टैग का उपयोग किस लिए किया था, तो फ्रेंड्स हमेशा याद है P जो होता है ना वह पैराग्राफ बनाने के लिए करता है, तो ऑप्शन नंबर सी को क्लियर करेंगे, क्लियर है। HTML का फुल फॉर्म क्या होता है, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। नैनो टेक्नोलॉजी में नैनो शब्द का अर्थ क्या होता है, तो फ्रेंड देखिए नैनो का अर्थ होता है 10⁻⁹ मीटर होता है, क्लियर है। आई थिंक 1/10⁹ भाग होगा, तो इसको अगर पूरे बढ़िया से पढ़िएगा तो आप लोग लिखिएगा नैनो शब्द का अर्थ होता है 1 मीटर का अरबवां भाग, अरबवां, तो ये होता है ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। ये बोर्ड मास है, देखिए यहाँ पे सॉल्व किए तो 3 आ गया, प्लस 15 यहाँ पे कीजिएगा ना तो 5 3 यहाँ पे 6 आएगा, माइनस यहाँ पे करेंगे तो 3 × 3, अब देखिए यहाँ पे करेंगे तो 3 + 6 - 9 यानी कि 0 आंसर आएगा। तो फ्रेंड्स का राइट आंसर आएगा 89 का ऑप्शन नंबर सी को क्लिक करेंगे, 89 का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 3 सिक्के उछाले जाने पर दो चित आने की प्रक्रिया ज्ञात करना है, तो देखिए 2 चित आने के लिए बोला ना, तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए टोटल सबसे पहले टोटल सिंपल स्पीड क्या 2 पर पावर 3 करेंगे तो 8 आ गया, क्लियर है। 2 चित लाना है, तो सिंपल अर्थ है 2 चित लाने के लिए क्या करेंगे, तो 2 चित लाना है, क्लियर है, 2 चित आने का। तो फ्रेंड्स आप लोग क्या कर, देखिए हेड एट ने देखिए इसमें 2 चित आ रहा, फिर HTH कर सकते हैं, फिर देखते हैं हम लोग THH यानी कितना 3 बार, 3/8 कर देंगे, तो ये तो इजी क्वेश्चन, 3/8 इज द राइट आंसर, तो ऑप्शन है बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। चलिए 91 क्वेश्चन, तो 91 क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रही है। हाँ, जब सूर्य की ऊंचाई 45 डिग्री से 30 डिग्री हो जाती है तो समतल जमीन पर ऊर्ध्वाधर टावर की ऊंचाई लंबाई में 10 मीटर बढ़ जाती है, तो टावर की ऊंचाई ज्ञात करना। कुछ नहीं करना है इसमें, देखिए आप लोग को सबसे पहले आप लोग को इस टाइप से क्लिक करना है, ठीक है। देखिए 45 डिग्री से 30 डिग्री आते हैं ना, सबसे पहले इसको याद रखिएगा, देखिए जो मैं बता रहा हूँ ध्यान से सुनिएगा, 45 से 30 कीजिएगा,
तो यहाँ पे 30 डिग्री हो गया, क्लियर है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 45 डिग्री करेंगे, क्लियर है। हम लोग क्या करेंगे, देखिए एक समतल जमीन पर ऊर्ध्वाधर टावर की लंबाई 10 मीटर बढ़ जाती है। आई थिंक फ्रेंड्स आप लोग 10 मीटर बढ़ाना है, देखिए 45 है तो यहाँ 1 है तो यहाँ भी 1 कीजिएगा, क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे ऑलमोस्टली पता घट जाता है, यानी √3 - 1 कर देंगे, क्लियर है। अब हम लोग को क्या करें, टोटल तो ये आप लोग यहाँ पे 60 था ना, 60 कर दें, ये √3 हो गया था ना। अब इसके अकॉर्डिंग कीजिएगा आप लोग, तो देखिए यहाँ पे आप लोग अभी सामने बनाए तो √3 - 1, तो √3 - 1 का वैल्यू 10 था, तो एक यूनिट का वैल्यू अगर देखेंगे तो 10 बाई क्या लिखेंगे, √3 - 1। अब इसका रेशनलाइजेशन कीजिएगा, तो हम क्या करेंगे, देखिए 10 लिख देंगे। अब यहाँ पे √3 - 1 कर देंगे, फिर यहाँ पे क्या करेंगे, √3 + 1, फिर क्या करेंगे, √3 + 1। तो फ्रेंड्स अगर आप लोग सॉल्व करते हैं तो 10 कर देंगे, √3 + 1, √3 × √3 केवल माइनस यानी 2, तो यहाँ पे करें 5 × √3 + 1। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर देंगे, तो फ्रेंड्स 5 का ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर देंगे, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक आयताकार आंगन 18 मीटर 72 सेंटीमीटर लंबा और 13 मीटर 20 सेंटीमीटर चौड़ा है, तो इस सभी प्रकार आकार वाले वर्गाकार टाइल लगाते हैं, तो आवश्यक टाइलों की न्यूनतम संभावित संख्या क्या होगी। कुछ नहीं करना फ्रेंड, जब भी आप लोगों को देखिए सबसे पहले 18 मीटर और 72 सेंटीमीटर, इसको अगर सेंटीमीटर बदलिए तो 18 72 सेंटीमीटर हो गया, उसे चौड़ाई 13 20 आ जाएगा। यहाँ पे क्या लिखिए 13 20 सेंटीमीटर आएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे ना, टाइल्स की संख्या निकालने के लिए हो रहा, तो सबसे पहले क्या करेंगे ना, टाइल्स की संख्या निकालें तो दोनों को HCF लेंगे, तो देखिए 18 72 13 20 का HCF लेंगे तो 24 होगा। तो टाइल्स की संख्या दिख रहा है, तो आयत का क्षेत्रफल आई थिंक यहाँ पे 18 72 था, 8 को 13 20 से गुना कर देंगे और दोनों का HCF कितना था 24 × 24 कर देंगे, क्लियर है। टोटल सॉल्व कीजिए तो 4290 आएगा, 4290, जो कि ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर सकते हैं। चलिए ये सब सारे क्वेश्चन कर लेंगे आप लोग। देखिए क्वेश्चन आ गया जीएस का, एडीबी की स्थापना कब हुई थी। तो फ्रेंड्स सबसे पहले एडीबी का फुल फॉर्म जानी, एशियाई डेवलपमेंट बैंक होता है। इसकी स्थापना, एडीबी की स्थापना जो हुआ था 19 दिसंबर 1966 को हुआ था। तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक करेंगे, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, क्लियर है। अब फ्रेंड्स इसमें याद रखिए, इसमें कुल जो सदस्य जो देश होते हैं वो 68 देश होते हैं, क्लियर है। अब यह इसमें भारत भी इसका एक संस्थापक देश था, इसमें भारत भी एक संस्थापक देश था इसमें। तो फ्रेंड्स याद रखिए एडीबी का फुल फॉर्म होता है एशियाई डेवलपमेंट बैंक होता है। इसका स्थापना 19 दिसंबर 1966 को हुआ था, क्लियर है। इसमें अभी वर्तमान में कुल 68 देश है, ये क्वेश्चन आ सकता है इसमें कुल कितना देश है, 68 देश है। और याद रखिएगा एडीबी का भारत संस्थापक देश रहा, क्लियर है। इसके साथ साथ याद रखिए मसांतो कांडा एशियाई बैंक का 11वां अध्यक्ष चुना गया, क्लियर है। इस चीज़ को याद रखिएगा। आई थिंक इस एडीबी का 68वां जो देश है वह इंडोनेशिया, ये भी आप लोग याद कर लीजिए। 68वां जो देश है कौन है, इंडोनेशिया। आप लोग कंफर्म थोड़ा कर दीजिएगा, मैं पढ़ा था, मैं शायद ही कन्फ्यूजन में, लेकिन मुझे लग रहा, ठीक है, आप लोग कंफर्म कर दीजिएगा। और एडीबी का अभी जो 11वां जो अध्यक्ष जो बने हुआ मसातो कांडा, इस चीज़ को याद कर लीजिए। तो थोड़ा सा मसातो कांडा होंगे, क्लियर। इस चीज़ को भी आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल कौन सा है। तो फ्रेंड्स याद रखिए भारत का सबसे लंबा जो पुल होता है वह अटल सेतु होता है। कौन सी अटल सेतु होती है, जो मुंबई से नवी मुंबई को जोड़ती है, क्लियर है। और इसकी लंबाई बोलिए तो 21.8 किलोमीटर लंबा है, क्लियर है। इस चीज़ को याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रही है। भारतीय पहलवान विनेश फोगाट ने स्पेन ग्रैंड फ्लिप्स 2024 में महिलाओं को किस वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। तो फ्रेंड्स के लिए राइट आंसर होगा 50 kg में। कितना जीता था, 50 kg में। चलिए सुप्रीम कोर्ट ने जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों के खिलाफ अधिकार को शामिल करने के लिए संविधान के किस अनुच्छेद के दायरे का विस्तार किया था। तो अगर 98 की बात करना चाहते हैं तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर अनुच्छेद 14 और 21 दोनों था, यानी ऑप्शन नंबर डी को क्लिक करेंगे। सुनिएगा, सुप्रीम कोर्ट ने जलवायु परिवर्तन के अनुकूल प्रभावों के खिलाफ अधिकार को शामिल करने के लिए अनुच्छेद 14 और 21 के दायरे का विस्तार किया था, क्लियर है। इस चीज़ को आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन, सेकेंड लास्ट। वर्ष 2025 में किस देश ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन इंजन का विकसित किया था। तो राइट आंसर होगा भारत होगा, अपना प्यारा देश भारत ने किया था, क्लियर है। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये, तो याद रखिएगा भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन का पहला परीक्षण हरियाणा की जिंदल सोनीपत मार्ग पर किया गया था, क्लियर है। और दुनिया की पहली हाइड्रोजन ट्रेन जर्मनी में चली थी। इस चीज़ को भी आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। और भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन यंत्र चला था, असम में चला था। लास्ट क्वेश्चन, भारत कजाकिस्तान का 8वां संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिन 2024 कहाँ हुआ था। तो ये याद रखें उत्तराखंड में हुआ था। कहाँ हुआ था फ्रेंड, उत्तराखंड में हुआ था। तो यानी ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, क्लियर है। चलिए किसी को कन्फ्यूजन हुआ होगा तो आप लोग देख सकते हैं डिस्कशन में आंसर दिया हुआ, क्लियर है। चलिए अब सेट नंबर 12 को मैं नेक्स्ट वीडियो में आके बताता हूँ, क्लियर है। सारे को मैं डिस्कस कर दूँगा। आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए, थोड़ा सपोर्ट कीजिए दोस्तों।